ध्यान दीजिएगा। ये आपका पहला चैप्टर है हिंदी का, और हिंदी में आप जिसको पढ़ने जा रहे हैं या देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस चैप्टर का नाम है वर्ण। वर्ण आपको क्यों पढ़ना है इसको पहले समझिए। आप जब झारखंड का एग्जाम लिखने जाइएगा, चाहे जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जब भी लिखने जाइएगा आपका पहला पेपर होगा हिंदी का। और बिना हिंदी का एग्जाम लिखे उसमें 30 या 33, कभी 34 भी रहता है, 36 भी रहता है। अगर उतना नंबर नहीं ले पाए तो आपका कॉपी चेक होता नहीं है। इसलिए आपको वर्ण पढ़ना है। वर्ण से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा बात, आप जब हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, इसी के पैरेलल चलता है हमारा नागपुरी का व्याकरण। एकदम हूबहू कॉपी दैट, लगभग में कुछ चेंज हो जाते हैं, सारा चीज चेंज नहीं होता है, कुछ अक्षर जो है खेल जाता है। तो उस अक्षर को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो हमारा जो ये दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सारा कुछ, इसको अगर आप समझ जाते हैं, नागपुरी व्याकरण आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे इसको क्लियर किए, समझिए नागपुरी व्याकरण भी आपका क्या हो गया, साथ में साथ क्लियर होते। वर्ण, वर्ण की परिभाषा सबसे पहले दिया हुआ है। भाषा सार्थक शब्दों का समूह है। भाषा किसको बोलते हैं? ऐसा समूह है जो सार्थकता को व्यक्त करता है। सार्थकता मतलब क्या होता है इसको समझिए। सार्थक मतलब होता है हम कोई चीज बोल रहे हैं और आपको उसका भाव पता चल जा रहा है, वो सार्थक है। और हम कुछ बोल रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आया, वो सार्थक नहीं है। जैसे हम बोले ला 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 ला, इसका क्या मतलब हुआ, कोई नहीं। लेकिन इतना देर तक हम जो 5 मिनट तक अभी बरबराए, वो आपको समझ में आया, वो क्या है? सार्थक। डा ला 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 करेंगे तो कुछ आपको समझ में आएगा ही। अगला लाइन बोलता है सार्थक अर्थ होता है, सार्थक का अर्थ होता है सांकेतिक। क्या होता है? संकेतित। कहने का मतलब आपको उसके बारे में समझ आ गया। या तो हम इशारा करके भी अपना भाषा हम बोल सकते हैं, आंख से भी मिटका के हम इशारा बोल सकते हैं, ऐसे किए तो उधर जाओ, ऐसे किए तो उधर जाओ, आंख मिटकाए तो रुक जाओ, कुछ इशारा होता है। या फिर मुंह को ऐठे तो आप समझ गए कि हाँ ये हमसे नाराज है या बात करना नहीं चाहते, या आंख दिखाए, भाव से भी आपको पता चलता है कि वो क्या है, एक भाषा है। भाषा की अनंत इकाइयां वाक्य कहलाती है। जब भाषा का बहुत सारा इकाई बन जाता है तो वाक्य कहलाता है। अनंत इकाई मतलब क्या? इनफाइनाइट रूप से अगर कोई चीज लिखा हुआ रहे तो वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कभी कभी नागपुरी में आप जब भाफल कांदा पढ़े होंगे चैप्टर भाफल कांदा, उसमें एक जगह लाइन था एकदम यहाँ पे शुरू था और यहाँ पे खत्म था। ये क्या हुआ? अनंत इकाई हुआ। इनफाइनाइट यूनिट को, वो यूनिट का जो टर्म है उसको वहां पर वो दिखाता है। इसलिए कह रहा है कि भाषा जो है का अनंत इकाई क्या कहलाएगा? हमारा वर्ण कहलाएगा। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। भाषा का छोटा से छोटा ध्वनि को, एकदम छोटा, एकदम स्मॉल, तो हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर। अब ये अक्षर शब्द की व्याख्या क्या है इसको समझिए। अ जोड़ क्षर, मतलब जो क्षर नहीं हो पाया, जो क्षय नहीं हो पाया, जिसको आप मिटा नहीं पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर। इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। कहा जाता है, कहा नहीं जाता है। जब व्याकरण आप पढ़िएगा, महाभाष्य पढ़िएगा, है ना, महाभाष्य पढ़िएगा, उसमें वर्णन आता है कि जितने भी अक्षर हैं वो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए। जितने भी अक्षर हैं उसका व्याख्या भी है डंड डंड डंड, उसी में आपको पूरा ध्वनि का शुरुआत हुआ। और उस ध्वनि को अगर कोई लय में बांधा तो मां सरस्वती थी जो बीना के तार से उस ध्वनि को एक लय दी, और पूरे सृष्टि में एक संचार माध्यम शुरू हुआ जिसमें प्रेम भी था, क्रोध भी था, लय भी था, क्षय भी था, प्रलय भी था, सृष्टि भी था। ये चीज है। आगे है हमारा, उस मूलभूत ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। वर्ण किसको कहते हैं देख लीजिए। जिसका आप टुकड़ा नहीं कर पाइएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप इसका टुकड़ा कर ही नहीं पाइएगा। अगर टुकड़ा करने का कोशिश करते हैं तो समझ जाइए वो वर्ण, अगर मान लीजिए टुकड़ा करने का कोशिश किए और वो टुकड़ा हो गया तो समझ जाइए वो वर्ण नहीं है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तभी हम क्या बता रहे थे, अक्षर का आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, आप वर्ण का भी टुकड़ा नहीं कर सकते। इसलिए ये क्षरणशील नहीं है।
इसलिए इसको आप छर नहीं कर सकते हैं, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं टूटे। आप कारापाल का एग्जाम लिखने जाइए, कचपाल का लिखिए, दरोगा का लिखिए, एसपी का लिखो, डीएसपी का लिखो, भैया बिना हिंदी का तुम उस रास्ता पे जा ही नहीं सकते। सीधी सी बात है, वहां तक जाने के लिए आपको इसका जरूरत पड़ेगा। आप जेपीएससी का मेंस भी लिखने जाइएगा तो भी इसका आपको जरूरत है, आवश्यकता है। हर जगह पर इसका आवश्यकता होता है, हर टर्म में इसका आवश्यकता। हिंदी में कुल 52 टर्म है, वर्ण है। कितने? 52। कितने? 52, 52। ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? कितने पत्ते होते हैं? ध्यान रखना, कितने पत्ते होते हैं? 52। और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। जब हम लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ेंगे ना, तो नागपुरी व्याकरण में आपको इसका व्याख्या बताएंगे कि नागपुरी व्याकरण में कितना। पहले आप इसको हिंदी को समझ लीजिए कि हिंदी में कितना आपको वर्ण का संख्या दिया गया। सुने होंगे वर्ण, उसकी व्याख्या समझिए। वर्ण मतलब होता है प्रकार। क्या? प्रकार। वर्ण मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग। वर्ण मतलब होता है प्रकार, रंग। इसको भेद भी आप ले सकते हैं, इसका आप भेद के रूप में भी इसको ले सकते हैं। वर्ण का इतना मतलब होता है। तो हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52, 52। स्वर वर्ण जो लिखा हुआ है उसका नाम देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। स्वर वर्ण में क्या आता है? क्या आता है? दूसरा क्या है? क्या है? तीसरा क्या है? ई। चौथा क्या है? ई। पांचवा क्या है? ऊ। और छठा क्या है? ऊ। सातवां क्या है? री। आठवां ए। नौवां ए। 10वां 11वां औ। इतना सारा आपको वर्ण है। आपको पूछता है हिंदी में वर्ण कौन कौन है, तो इतना बताइए। नागपुरी में जाइएगा तो इतना वर्ण, वर्ण की संख्या क्या हो जाती है। अब इसको आप काउंट कीजिए कितना वर्ण आया स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आया? ध्यान रखना, ये जो 11 वर्ण है ना, अक्सर एग्जाम में पूछता है हिंदी में जो स्वर्ण वर्ण होते हैं का नंबरिंग कितना है, कितने नंबर के होते, कितने हैं टोटल? कितना है? 11। कितना है? इसके बाद आते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श मतलब क्या होता है? जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा हिट मी हिट मी, किसमी किसमी, है ना, टच करना। तो टच कहां से करेगा? आपके शरीर से टच करके आएगा तब तो इसका नाम है स्पर्श। मतलब आपके बॉडी का किसी भी पार्ट को ये टच करके पहुंचेगा, इसीलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। हम आपको बार बार बोलते हैं जब भी कोई चीज पढ़िए ना, कोई भी चीज पढ़िए, तो शब्द का व्याख्या समझ जाइए, आप उस चीज का समझ, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगा उस चीज। स्पर्श मतलब ही होता है टच कर, मतलब बॉडी का कोई ना कोई पार्ट को ये टच करेगा। अब देखिए किसको किसको टच। सबसे पहले आता है क वर्ग। कौन है? क वर्ग। क वर्ग को जब आप बोलना शुरू कीजिएगा ना तो आवाज निकलेगा। बोलिए क, ख, क, थ, अंग। एक बार जीभ हिला, एक बार दांत हिला, एक बार ओंठ हिला, एक बार आपका मूर्धा हिला, आपका नीचे वाला पोर्शन हिला। केवल खेल रहा था तो गला खेल। क ख ग घ अंग बोल के देखो तुम। इसीलिए इसको कहा गया क वर्ग। क्या वर्ग? क वर्ग। और ये निकलता कहां से है? तो कंठ से। कहां से? कंठ से हमारा निकला करता। अगला जो वर्ण आया हमारा, उस वर्ण का नाम है च वर्ग। कौन वर्ग? च वर्ग। च वर्ग में जब जाइएगा तो च वर्ग बोलता है कि हम जहां से निकलते हैं उसको तुम पकड़ो। बोलिए च, थ, च, थ, इया। क्या पकड़ा है आपको? कौन सा वर्ग, कौन सा चीज टकरा रहा है आपका ओंठ से? क्या पकड़ा रहा है? क्या पकड़ा रहा है? बोलिए। तालू पकड़ा रहा है। क्या पकड़ा रहा है? तालू। यानी कि इसका उच्चारण कहां से होता है बाबू? तालू से। कहां से? तालू से होता है। ध्यान दीजिएगा, तालु किसको कहते हैं? अब उसको पकड़िए आप। बोलिए च, थ, जीभ के हरकत पर ध्यान दीजिए। च, थ,
च छ इया इया इया। समझ में आया? यानी किसको पकड़ रहा है? तालु को। एक बार फिर से बोल के देखो। च छ च छ इया, ये आपके तालु को पकड़। हम लोगों को सर्दी होता है, बहुत दिन से हमको इधर गिल्टी हो गया, ठीक नहीं हुआ, करारा किए, दवा खाए। मम्मी एक दिन बोली हमको कि आओ हिने, तो कि हम तारू में तेल लगाए दो। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना 1 लीटर एक औंजरी तेल लेके मुंह में हाथ घुसाएगी। तारू कहने का मतलब यहां पर मारी, उसका असर कहां जाएगा? तारू में। हम लोग तालू बोलते, और इंग्लिश में नागपुरी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तालू बोलते। क्या बोलते हैं? तो च छ ज झ इया। अगला जो हमारा वर्ग है वो है हमारा ट वर्ग। कौन सा वर्ग है बच्चों? ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण कहां से होता है उसको पकड़ने के लिए शुरू कीजिए। ट ट ट ट ट। देखो तो जीभ कहां खेल रहा था? कहां ऊपर जा रहा था? भा से। कहां से निकलता है? मुर्दा। बोलो ट ठ ट ठ। आना 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 आना। आना बोला जा रहा है, ना नहीं बोला जा रहा है। तो ये कहां से निकलता है आपका? मूर्धा से। कहां से निकलता है? अगला जो वर्ग है हमारा, उस वर्ग का नाम है बाबू त वर्ग। क्या नाम है? त वर्ग। बोल के देखो त वर्ग। त थ त थ ट। कहां खेला? दांत में। यानी कि कहां से निकलेगा? दांत। उसके बाद है हमारा कौन सा वर्ग? प वर्ग। बोलिए प फ प फ प। कहां से निकला? प फ प प मा। देखो तो, बोल के देखो तो। कुछ हिल रहा है आपका? चलो ओंठ हिल रहा है, ओंठ के अलावा कुछ नहीं हिल रहा। एक बहुत सुंदर कहानी आता है। एक लेखक है जिनका नाम आप पढ़ते होंगे हमेशा एग्जाम में, एग्जाम देने के दौरान, हिस्ट्री में। लेखक का नाम है दंडी। क्या नाम है? दंडी। दंडी एक बुक लिखे। दंडी एक बुक लिखे। बुक का नाम था 10 कुमार चरितम। क्या नाम था? 10 कुमार चरितम। दंडी बुक लिखे। 10 राजकुमार थे, उनकी कहानियां होती है। छोटा जो राजकुमार होता है सब राजकुमार के साथ जंगल जाता है। जंगल जाने के बाद बाकी जो राजकुमार होता है वो लोग मिलके छोटा राजकुमार पे तीर चला देता है। काहे? तो पिताजी उसको ज्यादा माना करते, चलन के भाव में तीर चलाता है। छोटा राजकुमार बच जाता है, लेकिन उसका ओठ कट जाता। अब ओठ कट जाता है तो उसके बाद वो घर आता है, इलाज होता है, कहानी पूरा हो जाता है। दंडी जी बोलते हैं कि हम एक बुक लिखे हैं, इसको चेक कर दीजिए, कहीं ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो बाकी लोग जो बैठे हैं विद्वान बोले कि ठीक है बेटा, तुम तो कहानी लिख दिया, अब हम लोग चेक करते हैं। जब चेक किया गया तो एक जो चेक कर रहे हैं ना बाकी विद्वान उनके बुक को, वो लोग देख रहा है कि उस लड़के का क्या कटा है? ओठ। क्या कटा है? ओठ। अब ओठ कटा है तो ये चीज नहीं यूज होना चाहिए उसके संवाद में, उसके कन्वर्सेशन में। ये शब्द, ये अक्षर प्रयोग नहीं होने चाहिए। अगर वो पानी बोला कहीं संवाद में वो राजकुमार, मतलब आपका बुक क्या है? गलत है। अब वो राजकुमार है तो दंडी भी 2 सीढ़ी आगे चढ़े हुए थे। पानी के जगह में उसको क्या बुलवा रहे हैं? जल। क्या बुलवा रहे हैं? जल। जहां पर फल बोलना है वहां पर कुछ और बुलवा रहे हैं, जहां पर बोल बनना है वहां पर कुछ और बुलवा रहे हैं। लेकिन इस शब्दों का, इस अक्षरों का प्रयोग वो नहीं किए। और उसके बाद दंडी का वो बुक जो है वो आपको अप्रूव्ड माना गया और उसको फुलफिल माना गया। ये है इसके पीछे कहानी। एक कहानी था, हम जोड़ के आपको बताए ये कहानी। आगे है हमारा जो व्यंजन आता है, ये हमारा स्पर्श व्यंजन था। ये हमको टच करता है कहीं ना कहीं। ये जो था कंठ को टच किया, ये हमारा किसको? तालु को टच कर गया, ये हमारा मूर्धा को टच कर गया, ये हमारा दांत को छू के निकल गया, ये हमारे ओठ को छू के, सारे कुछ को ये टच करके यहां तक। आगे जब जाएंगे तो आगे और भी व्यंजन है। उस व्यंजन का नाम है अंतः अस्त व्यंजन। अब इसका नाम अंतः अस्त व्यंजन क्यों है? इसको अंतः अस्त व्यंजन होने का मतलब क्या होता है? अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब जो अंदर से प्रकट होना, उसको हम लोग अंतः बोलते हैं। अंतः अस्त मतलब अंदर में जो अस्थाई हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
या फिर अंदर में जो स्थित हो उसको हम लोग अंतःस्थ व्यंजन ऐसे बोलते हैं उसको। इसको बोल के अगर आप पकड़िएगा बहुत सुंदर पकड़ाएगा। चैप्टर जो है ना उसको आपको रीडिंग करना है, आपको रटना नहीं है, उसको समझना है। जब जाइएगा जेपीएससी वगैरह में तो आपको व्याख्या देना होता है, तो रटा रटाया काम आपको काम नहीं देता है। जो यहां से निकल गया यहां से निकल गया उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होता है। बात को समझिए। तो अंतःस्थ व्यंजन में क्या है? य, र, ल, व। शुरू करो, बोलो य, 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 य। जोर से बोलो य, य, र, र, ल, ल, व। कंठीला एक बार बोल दो या, बोल के देखो तो, या बोलो तो, ये अंदर से निकल रहा है। रा बोलो, रा, ला, वा, ये अंदर से निकल रहा है। इस कारण से इसको क्या कहा गया? या, र, ला, व। और ऐसे भी इसमें छिपा हुआ है बहुत भयंकर चीज। सबसे पहले तो यार लिखा हुआ छिपा हुआ है, कहाँ रहता है? भीतरे। और दूसरा लव लिखा रहता है, ये भी कहाँ रहता है? याद करने का तरीका के अंदर की व्याख्या। इसीलिए इसको क्या कहा गया? अंतःस्थ व्यंजन। समझिए, रटना नहीं है, पढ़ने का टेक्निक समझिए, पढ़ने का तरीका को बदलिए। आगे हमारा जो लिखा हुआ है उस व्यंजन का नाम है उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है बाबू? उष्म मतलब होता है गर्मी। उष्म मतलब क्या होता है? गर्मी। अब अगर गर्मी को कभी हम देखेंगे ना, कभी भी गर्मी को देखेंगे तो वो हमको हीट का एक भाव देता है, मतलब थोड़ा सा पसीना निकालने वाला भाव देता है। ठीक है। उष्म व्यंजन में क्या क्या आता है सो देखिए आप। श, तालव्य श है। कौन सा स है? तालव्य श। पेटकटा स, मूर्धन स, धन स। हाँ, फिर से समझिए। उष्म व्यंजन जो है इसकी व्याख्या आप समझिए। उष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है? तालव्य श। कौन सा? तालव्य स। अगला है मूर्धन्य स, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटकटा स। अगला है दंत स, इसको हम लोग बोलते थे धन स। धन स नहीं है, दांत से निकलता है, इसीलिए इसका क्या नाम है? दंत स। और इसको हम लोग बोल देते हैं अपना भाषा में दंत धन स। क्या बोल देते हैं? धन स। जैसे जलधि सीतरंगा करके आप लोग निकल जाते थे ना, तो वो है क्या चीज? जलधि तरंगा। जनगण मन में उस तरह से भाव है। और लास्ट वाला आपका क्या है? अब इसका नाम ये जो है आपको उष्म व्यंजन त, श, स्त, ह, इसको उष्म व्यंजन क्यों कहा गया? हाथ को उठाइए और अपने मुंह के पास रखिए। हाथ उठाओ, मुंह के पास रखो। अब बोलो त, श, त, ह। गर्मी फील हुआ? अब तुम क ख ग घ बोल के देखो, गर्मी नहीं निकलेगा। क ख ग घ अंगा निकालो। आया? चा चा जा जा इया, टा टा डा डा अन्ना, प फ ब ब म। आया? फिर से बोल के देखो। स, त, च, ह। गर्मी आया? गर्मी का मतलब होता है उष्म। गर्मी को हिंदी में क्या कहते हैं? उष्म। और इसी का अपभ्रंश हो जाता है हमारे नागपुरी में, जिसको हम लोग बोल देते हैं सुसुम। क्या बोल देते हैं? सुसुम। इसको भी आप समझते हुए, इसी से बना हुआ है सुसुम। समझ में आया? कोई दिक्कत? गर्मी पैदा करेगा कौन? ये लोग। के बाद है संयुक्त व्यंजन। कौन है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को भी समझना ज्यादा भारी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप अपना खोपड़ी चलाइएगा ना, तो संयुक्त व्यंजन को आप ऐसे ही समझ। आप नागपुरी लेके पढ़िएगा ना, सबसे ज्यादा बार वर्ण में आने वाला क्वेश्चन यही है, संयुक्त व्यंजन। कौन? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन को कैसे समझेंगे सो देखो। हिंदी में इसको समझना थोड़ा सा तुम्हारे लिए टिपिकल हो जाएगा, काहे कि हिंदी में तो मास्टरमाइंड हो नहीं, हम तुमको इंग्लिश से थोड़ा समझा। अगर हमको लिखना हो ना क्षत्रिय, तो हम छ के लिए लिखते हैं KSH। क्या लिखते हैं? KSH। त्र लिखना होगा ना त्रिशूल, तो क्या लिखेंगे? TR लिखते हैं। त्रिशूल में TRI लिखते हैं, तो त्र हो गया। क्या जब लिखेंगे तो ज्ञानी कैसे लिखते हैं? GY लिखते हैं। जब श्र लिखते हैं, श्री लिखते हैं, तो SHR लिखते हैं, फिर I लगाते हैं तो श्री हो जाता है। श्रीमती बना देंगे, जो बनाना बना दीजिए। अब एक बात बताइए कि अकेले बना, तीन गो से मिलके बना, तीन गो अक्षर घुसा कि नहीं घुसा इसका घर में? अगर तीन को अक्षर घुसेगा, तीन जन एक घर में रहेगा तीन परिवार,
परिवार कैसा परिवार कहलाएगा? यहां पर 2 परिवार, यहां पर 2 परिवार, फिर यहां पर कितना परिवार? नागपुरी में भी यही चारों होते हैं। क्या चीज? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं आप इसको हिंदी में, और जब आप जाइएगा नागपुरी में तो इनको हम लोग संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? बहुत अच्छा। अब चलेंगे हम लोग द्विगु व्यंजन। किसमें चलेंगे? द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन जो है उसको हम लोग कहते हैं अड़ा ढड़ा। क्या कहते हैं? अड़ा और ढड़ा। अड़ा ढड़ा कहने का मतलब क्या होता है? आप इसको देखे होंगे, इसका प्रयोग आपके जीवन में आया है कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया है? आया है। क्या आया है? इससे कितना शब्द आप जानते हैं? सड़क, और बोलो। ढक्कन, और बोलो। हाँ, और बोलो। ढोलक। ढोलक कहां से होगा बाबू? ढोढ़ा बोल सकती है तुम, लेकिन ढोढ़ा ढोलक नहीं बोल सकती। बोल सकती है? हम्म। ये, हाँ बोलो। हाँ, देखिए ये जो बना हुआ है ना, ड और ढ से ही बना हुआ है द्विगु। और इसका प्रयोग जो होता है ना, वो संस्कृत में नहीं होता है। संस्कृत में अड़ा और ढड़ा का प्रयोग नहीं होता है। और इसको बोल के देखो ये कैसे निकल रहा है तुम्हारा। अड़ा, बोलना रे। अड़ा, जोर से बोल, आवाज यहां तक आना चाहिए। अड़ा, 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 ढड़ा, ढ, अड़ा, 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 थोड़ा, थोड़ा, सड़क। अब देखो तुम्हारा उंगली, तुम्हारा जो जीभ था वो कहाँ खेल रहा था? सोच। ट वर्ग बोलिए तो, च वर्ग बोलते हैं ये। ट वर्ग बोलिए तो, ट, 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 ठ, ट, ठ, 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 अन्ना, अन्ना। अब इसको बोल के देखो ना, द्विगु को बोल के देखो। अड़ा, थड़ा, अड़ा, थड़ा। कहां से खेल रहा है? लग रहा है ना जीभ वहीं पर खेला जहां पर खेल रहा था। खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? ये भी निकलता है मूर्धा से। कहां से निकलता है? समझ लीजिएगा, ये बुक में आपको मेंशन नहीं मिलेगा। हम आपको पकड़ने का तरीका बताएं। ये हम किसी और बुक से पढ़े थे, मतलब एक मोटा बुक था इलाहाबाद। हिंदी आपको पढ़ना है, इलाहाबाद जाना होगा। इलाहाबाद में जो हिंदी पढ़ाया जाएगा, कोई माइका लाल तुमको नहीं पढ़ा सकता है, पूरा यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकता है। बता दे रहे, सारा विद्वान वहीं बैठल है। वहां पर जो पान बना के खिला रहा होता है ना, तो हिंदी बता देगा। हिंदी का व्याख्या तुमको समझ लीजिए, इतना ज्ञानी होता है। जो पान नहीं बनाते रहता है, या जूता सिलते जो मिल गया ना, वो भी तुमको हिंदी पढ़ा देगा। इतना सुंदर वह हिंदी पढ़ा। और उनसे आप टकराने के लिए झारखंड में फॉर्म भरते हैं और ले लेते हैं क्या? हिंदी। नचा देगा वो लोग तुमको, नाच जाइएगा। भरता है ना हिंदी, बोलता है हिंदी मेरे लिए इजी। भैया हिंदी तेरे लिए इजी है, उसके लिए और इजी। पॉकेट में लेके घूमता है लोग हिंदी को। यहाँ पॉकेट बुक बना के दिमाग में लेके घूमता है। वो लोग भी तो फॉर्म भरता है यहाँ। झारखंड तो खुला रास्ता है, अब कोई फार्म भर सकता है यहाँ पर। यहाँ सब बचिएगा, हिंदी नहीं लेने का। जो लेना है ले लो बाबू, नागपुरी ले लो, नंबर आ जाएगा। हिंदी नहीं तो फिर बर्बाद। अगला जो हमारा लिखा हुआ है उसका नाम है आयोगवाह। क्या लिखा हुआ है? आयोगवाह। आयोगवाह में क्या है? एक अनुस्वर और दूसरा क्या है? विसर्ग। कहता है आयोगवाह जो होता है, जो ना स्वर होता है ना व्यंजन होता है। ये ना तो स्वर है ना ही ये व्यंजन है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसको हम लोग कहते हैं आयोगवाह। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलना रे। तो से ज्यादा आवाज तो मेरा आ रहा होगा, नींद फट गया होगा भीतर वाला लोग का। जोर से बोलो। आयोगवाह। क्या कहते हैं? आयोगवाह। ये ना तो स्वर है ना ही आपको क्या है? व्यंजन है। ये पूरी तरह से क्या है? हाँ, क्या है? स्वतंत्र है। चलिए, तो कुल कितना हुआ? 52। कितना हुआ? अरे बाबू तो इसने नहीं रटना, इसको गिनो। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, कितना? ये हमारा स्पर्श वाला कितना हुआ? जब कॉपी बनाओगे लिख लेना उसमें। हाँ, अगला वाला कितना है तुम्हारा? अंतःयस्थ कितना है?
कैगो, उसमें कितना है, संयुक्त कितना है, द्विगु कितना है, आयोगवाह कितना है। क्लियर, समझ में आया। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का जो समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं, जिसमें एक होता है स्वर व्यंजन और एक होता है स्वर्क होता है, और दूसरा होता है क्या, स्वर वर्ण, और एक होता है व्यंजन वर्ण। दो वर्ण होते हैं हमारे। स्वर मतलब आवाज, और व्यंजन मतलब ये बोलते हैं क्या क्या व्यंजन बना हुआ है, इतने पकवान बने का एक रूप, अनेकार्थी रूप के रूप में। व्यंजन मतलब इतना व्यंजन बना हुआ है पार्टी में, तो को व्यंजन। वर्ण वर्ण का यहां पर डिफाइन है। वर्ण वर्ण स्वतंत्र होते हैं। वर्ण वर्ण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अरे भैया उसका नाम है स्व। देखो ना, स्व, पकड़ो उसको। स्वतंत्र आया कि नहीं आया, तो ना तो काहेला झूठ। यही जो स्वर शब्द है ना, इसी शब्द से निकला है सूर। कौन शब्द निकला है, सुर निकला हुआ है। सुर शब्द इसी से निकला हुआ है। हम आपको बार बार बोलते हैं, शब्दों की उत्पत्ति को समझिए, आप आधा से अधिक चीज समझ जाइएगा। चाहे साइंस हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, शब्द का व्याख्या पकड़ने का कोशिश कीजिए, आधा से अधिक चीज आप अपने आप समझ क्या है। क्या लिखा हुआ है, इनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। कोई भी वर्ण का यूज यहां पर, कोई भी, क्या लिखा हुआ है, इनका उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से होता है। यह स्वतंत्र है, आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी वर्ण इसके लिए नहीं चाहिए। आ, बोलो, आ, ई, ई, ए, आई, ओ, औ, री, आया, किसी का जरूरत पड़ा, और ई कर री कर तो री खिंचा रहा है, आकार लगा कहीं पर, आ बोले तो आ चल गया, लगा किसी का, इसलिए बोला गया स्वतंत्र। अगर लेगा भी तो अपने भैयात को ही लेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, लेकिन किसी का अगर आ है तो फर्सी को पर। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा के हो, स्वर्ण वर्ण कहे जाते। क्या कहे जाते हैं, स्वर्ण वर्ण कहे जाते। स्वर्ण वर्णों की संख्या हिंदी में 11 है। कितनी है, कौन कौन, अ आ ई उ ए अ औ। इतना आपको वर्ण वर्ण पर में आप पढ़े, उसी साइन किया। अब इसमें देखिए खेला शुरू हो गया है। खेला का शुरू हुआ, बोला इतना तो रट लिया, अब हमको आगे रट के तुम दी। इसमें हरस्व स्वर है। क्या है, अब हरस्व स्वर किसको कहते उसको आप समझ। हरस्व एक चैप्टर आप बनाते हैं, चैप्टर का नाम है ये आपको एक चैप्टर है हमारा लाभ हानि का। उसमें क्वेश्चन आता है कि हमने एक मशीन खरीदा, 5 साल के बाद उसका डिप्रिसिएशन हो गया, हरास हो गया। क्या हो गया, हरास। हम बार बार बोल रहे शब्द की व्याख्या समझिए। हरास शब्द किससे बना है, हरस्व से बना है। हरस्व मतलब क्या, नीचे गिरना। हरस्व मतलब क्या, नीचे गिरना। दीर्घ मतलब क्या, पर जाना। देखिए क्या लिखा, हरस्व में कौन कौन होगा, छोटका हरस्व मतलब अ, बोलो, ई उ री, अ ई उ री, अ ई उ री, अ ई उ री। ये हमारा क्या है, हरस्व है। तो कोई जोर नहीं लगा हुआ है, एकदम साधारण प्लेन, एकदम सिंपल सा, बिना क्रीम पाउडर का आया है। कोई क्रीम पाउडर यूज नहीं किया। इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे जब, तो ये हरस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं मूल, कारण है इसी से मिलके बहुत सारा चीज का निर्माण हुआ, बहुत सारा शब्द का, अक्षर का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, मूल स्वर। आगे है, अगला है आपका, छूटना नहीं चाहिए आपका,
मेन देखिए, मेरा पढ़ाने का मतलब यही है कि हम जो पढ़ाएं आपको पूरा पढ़ाएं। आप देखे होंगे, आपको हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो जो भी शब्द आ रहा है सब शब्द को बताते जा। तो भगाना चाहेंगे ना तो चैप्टर ऐसे ही हम रट रट भगा के खत्म कर दो। 2 दिन का चैप्टर है कोशिका रे, 2 दिन का। कहीं और पढ़ते ना तो आपको 3 दिन में खत्म करके भेज देता। माइट्रोकोन्ड्रिया लाइसोसोम समझते तेरा चैप्टर खत्म हो जाता। ऐसे नहीं पढ़ते, तो पढ़िए, खकर के पढ़िए। इसीलिए हमको लगा कि कुछ छूटा तो नहीं है। मतलब जो छूटा वही एग्जाम में आता है। याद कीजिए, बचपन में जो क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते थे, मास्टर वही क्वेश्चन को सबसे पहले लिख के रख ले रहता, याद है। इसीलिए कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। छूटा मतलब हम लोग एग्जाम रूम में छूट जाएंगे। फिर एक बार तैयारी करना, फिर एक बार उसको पढ़ के जाता। अब ये पढ़ लो अच्छा से। वो था हमारा हरस्व। क्या था हमारा? हरस्व। अब चलेंगे दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है बाबू? बड़ा। बड़ा बोलता है दीर्घ उत्तर लिखिए। लघु उत्तर, लघु मतलब हरस्व, दीर्घ मतलब बड़ा। अब बड़ा कैसे होगा सो देखो। अ पढ़े थे हरस्व में, आ आ। लंबा खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो? खींच रहे हैं। जब लंबा खींच रहे हो तो क्या हो गया आपका? दीर्घ हो गया। ई ई ऊ ऊ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ। एक हुआ हरस्व, एक हुआ तुम्हारा दीर्घ। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे उसको देखिए, हम आपको ट्रिक बताते हैं। आ जाओ, देखिए ये क्या लिखा हुआ था? ए, इसको कर दीजिए आप अयूर। क्या कर दीजिए? कभी नहीं भूलिए। ए ई उ री, अयूर आया। ऐसे ए आई भी कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है। हमको वाई इजी लगा था, हमको पढ़ना था इसलिए हम वाई लगाए थे। आप इसको कैसे याद कीजिए? देखिए, कोई आपको मारा, कोई आपको मारेगा, आवाज कैसे लिखे? थोड़ा लिखा कीजिएगा नहीं। आ ई उ, ये लिखा, ये लिखा हुआ देखो ना। कोई दिया तुमको तड़ाक, आ ई उ। इसीलिए इसको क्या कहा गया? द्विमात्रिक। मतलब तू थप्पड़ मार खाएगी तुम। कब? बोल के कोई रोता कै बार आ रहा है तो मिला ना, तब बना आ ई उ। यही है आ ई। आगे है हमारा ए ऐ ओ औ। इसको हम लोग संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। पीछे संयुक्त अक्षर था, संयुक्त व्यंजन था। ध्यान दीजिएगा, फंसिएगा नहीं एग्जाम में। तो बाबू जिधर से आए हो उधर तुम्हारा घर पड़ता है, घर चल जाओगे वापस। इसको कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। किसको? ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर इसको कहा जाता है। इसके बिना आपका क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, उसको भी डिफाइन किया हुआ है। उसको भी बिना बताए आप आगे, उसको भी डिफाइन करके बताएगा कि जो आपको ए है, क्या है? ए जो है वो किन से मिलकर बनता है? ध्यान दीजिएगा, ए जो है यहां पर देखिएगा, ए किससे बना हुआ है? अ और ई, इसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा? ए। आए किससे बनता है? अ प्लस ए। ये क्या हो गया? आए। क्या हो गया? आए। कटेगा कार्य ऊपर, कटेगा। अच्छा फिर से एक बार बता, देखो कट जाएगा। ए किससे बनता है? तो बाबू आ जोड़ ई, अगर मिला दोगे तो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। आए किससे बनता है? आ जोड़ ए, क्या हुआ? ए। ओ किससे बनता है? आ प्लस बड़ी ऊ की छोटी ऊ? छोटी ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? औ। औ किससे बनता है? आ प्लस ओ। ये क्या हो गया? कहा गया संयुक्त। थोड़ा दीर्घ बड़ा पर। तो इसकी व्याख्या आया हो गया ये वाला।
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या है? मिस्र विकृत। क्या कहते हैं? क्यों नहीं आएगा मिस्र? एपीएससी कब आएगा? आप कारापाल में मेन का होगा या फिर दरोगा लिख ना, अगर आप लिख ये 3 नाम सौंप देते हैं कोई भी एग्जाम, तो तुम सोचोगे ना एक को पढ़ के चल जाएंगे, तो भैया कलर करने वाला जमाना तुम्हारा गया। अब जिस नौकरी में आपको बड़ा ओहदा मिलेगा उसमें लिखना तो पड़ेगा, तो रटना भी तुमको पड़ेगा, और रटने से पहले तुमको समझना। अगर तुम समझ आया तो समझ जाओ तुम्हारा लाइफ सेट, समझ नहीं पाया तो बी अलर्ट। कहा जाता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। आप देखिएगा एगो चीज और कीजिए, एलआईसी का जो एजेंट होता है ना, डराता है कि आप मर जाइएगा तो सोचिए आपके बच्चे का क्या, आप ही हो जाइएगा तो सोचिएगा क्या होगा। हम एलआईसी एजेंट से आपको कम नहीं लगेंगे, आप गौर कीजिएगा। आपको बार बार हम डराते रहते हैं। एलआईसी एजेंट और मेरा में ज्यादा अंतर नहीं है बॉस, बार बार डराते हैं, नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा ये नौकरी तुम्हारा हाथ से। डेली एक बार आप जो गौर कीजिएगा, हम तेरे जीवन के एलआईसी एजेंट, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। नौकरी होने के बाद हाथ धर के भागेगी किसका? जीवन के बाद भी मारेंगे इधर ना, झांकने नहीं आएगी मास्टरों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी सर, आंख में घुसा देंगे पेन को, बता दे रहे आएंगे बोले। अरे जो रेस्टोरेंट है उसमें धावा बोल देंगे। यही तो रही है, देखो यही सब बोल के ना, यही सब जैसे इसको कुछ मांगो ना, बोलो कि कुछ ला देना, तो आइएगा ना खा लीजिएगा। आप ही का होटल, अब के जाएगा बताओ? ऐसा कोई जाएगा? आप लोग काहे नहीं आते हैं? आना चाहिए ना, और अपने से कभी नहीं बोलेगी कि आके खा के जाइएगा। आप लोग देखो आइएगा ना, सब खा लीजिएगा बोलिए। चलो ठीक। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। स्वर का जो वर्गीकरण है ये निम्नलिखित आधार पर। देखिए, अगर आप नागपुरी लेते तो आपको क्या पढ़ना था, हम दिखाते हैं आपको। नागपुरी लेते तो कहां तक में तुम्हारा अभी खत्म हो जाता स्वर वन। इधर है भाई, यहां शुरू होता, यहां हो गया ना स्पर्श व्यंजन। ये देखो, द्विगुण और अयोगवाह पढ़ना भी नहीं है, इतना दूर में तुम्हारा खत्म। ठीक, इधर जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल आ री री पापा पप्पू कुछ नहीं है। ये जो पढ़ोगे ना अभी तुम, ये तो और नहीं है, ये तो थोड़ा मोड़ा है, दीर्घ और ये ह्रस्व वाला है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। ये जो देख रहा ना उत्पत्ति के आधार पर, ये बोला जाता है क्या लीजिए, नागपुरी ले लीजिए, तो फड़िएगा भयंकर टाइप से फंस जाइए। ऐसा फंसिएगा कोई माई का लाल तुमको बचाने नहीं आए। देखो ये देखो, उत्पत्ति के आधार पर बताइए। अभी आप नागपुरी में कभी देखिए उत्पत्ति के आधार पर लिखो, कभी देखिएगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। इस नागपुरी उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भेद में बांटा गया, 2 भाग में इसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन करके रखा गया है। पहला है मूल स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर। और दूसरा क्या है? क्या है? अब मूल स्वर और संधि स्वर किसको कहते हैं उसको समझ। मूल मतलब क्या होता है? हम क्या बोलते हैं, तुमको शब्दों की व्याख्या समझिए, सब समझ जाइए। मतलब जड़, रूट। क्या होता है? रूट। रूट समझते हैं? जड़, जो आधार हो। अभी तो पढ़ा रहे अयूर, अ ई उरी, क्या था? मूल स्वर नहीं था वो। अभी ना पढ़ा हर स्वर मूल स्वर से भूल जाएगा, कैसे होगा बाबू? उसी से शब्द बना हुआ है। देखो पति के आधार पर 2 है, एगो मूल स्वर है और एगो संधि स्वर। वही चीज अभी लिखल मिलेगा। मूल स्वर मतलब क्या? अ ई उ री, अयूर। क्या? क्या? अयूर कभी मत बोलना। संधि स्वर मतलब क्या? जो मूल सहयोग, मूल स्वरों के सहयोग से बना हो, संयोग से बना हो, जुड़ाव से बना हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? संधि स्वर। और उसकी संख्या कितनी? अ क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो बोलना नहीं जानता है, सही सही बोला करो, सब हो जाएगा। अ आ बना कि नहीं बना? ई ई
ई। पूरा एकदम आंख नाक तुम्हारा खुला रहना चाहिए। ई। हाँ, दांत एकदम बाहर आ जाना चाहिए, तब तुम सही उच्चारण कर रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं गिजड़ना है। डर जाएगा बच्चा लोग, छोटा छोटा वो लोग नहीं डरेगा। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। बोलो, समझ में आया? हाँ। अ ई ए। अ और ई क्या बना? ए क्या बना? ए क्या बना? अ और ए क्या बन गया? आए क्या बन गया? आए। अ और ऊ क्या बना? और उसी के बाद भाइयों और बहनों, जब ये ओ उठ के अ के साथ बना तो क्या बना? औ। क्या बना? औ क्या बना? समझ में आया? इसकी संख्या कितनी है और ह्रस्व वाला मूल वाला का कितना है? कोई दिक्कत समझने में? क्या बोला था उसको? मूल बोला था इसी से मिलजुल के ही लोग बनता है। देखो, अ ई उ री तो नहीं है, लेकिन अ ई उ है ना। उत्पत्ति के आधार पर हो गया। लेता तो ये होता तेरे से। बोलता उत्पत्ति के आधार पर भेद बताओ। हाँ, वहीं पर तुम डैमेज हो चुका। अब देखो क्या लिखा उच्चारण के आधार पर, और एक प्रकार। नागपुरी अच्छा नहीं लगता है तुमको? जो नागपुरी नहीं लेता है तुम, नहीं लगता है? नागपुरी में एक के बार भेद है, स्वर और खत्म। कोई उत्पत्ति नहीं, कोई जाति नहीं, कोई उच्चारण नहीं, कोई लुप्त नहीं, कोई फलत नहीं, कुछ नहीं, प्लुत लुप्त कुछ भी नहीं है वहां। उच्चारण के आधार पर स्वरों को चार भेद दिया गया है। पहला भेद क्या है? दूसरा भेद क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? चौथा क्या है? तो इतना स्वर जो है हमारा दिया हुआ है। कितना भेद उच्चारण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर? देखो, उत्पत्ति क्या बोला? उत्पत्ति के आधार पर कितना? दो भेद। और उच्चारण के आधार पर कितना? तो देखो, चारण लिखा हुआ है। आ रहा चाय पी लेना, आ रहा है कि नहीं? अब इसको पढ़ लीजिएगा, उसके नागपुरी व्याकरण आप। अभी तबीयत थोड़ा सा मेरा नहीं है, कारण से हम ज्यादा खड़ा हो पा रहे हुए। तो पढ़ने के बाद नागपुरी व्याकरण केवल रिवीजन करना है। कल घर में जाके तुम रिवीजन करना, हम क्वेश्चन लगवा देंगे तुम्हारा ऐसे ही। बड़ा चीज समझ में आया? कोई बड़ा चीज नहीं, बहुत आसान सा चीज है। बस एक चीज तुम समझना है, शब्द की व्याख्या। दूसरा, आपके पास बुक, बिना बुक का पढ़ने मत निकलिए। तीसरा, जेरोक्स लेके पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तेरे साथ जुड़ा। लेखक का श्राप लगेगा तुम, याद रखना। वो लेखक जो भी हो, किसी का भी बुक अगर कॉपी करके पढ़े, आप समझ जाइए आप कभी सफल नहीं हो सकते। कब पढ़ना है? जब वो बुक नहीं मिल रहा है तब पढ़ना है। कान लगा देना, असली बुक ले, प्राण लगा दी। किसी का बाजार में तुमको 5 रुपया का भी मिले, मत लीजिए, कभी सफल नहीं हो पाए, बर्बाद हो जाएगी। मेरा देखा हुआ सीजीएल में बहुत सारे लड़के छूट गए, जेरोक्स से पढ़ा करते थे। मेरा बात जो सुना, नागपुरी का बात हम कर रहे हैं, सब पास है। कभी भी क्या दीजिएगा, दो चार बातें होती है, आराम हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर चार भेद होता है: ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और। इनके ह्रस्व के उच्चारण में कम समय लगता है। अयूर, अयूर गलती से बड़का ऊ लिखल हो रे, तो मिटा लेना। ये वाला लिखल है ना, कि नहीं होगा, प्रिंट है तो क्या किताब फाड़ के फेंक दे? नहीं, बहुत सुंदर इसको लिखा गया है, बहुत सुंदर है, तो सुधार करना। आपका सबसे ज्यादा गलती अगर कहीं पर है कोई बुक में, बुक का नाम है झारखंड जीएस, और ये 2 पेज में एक गलती हम तुमको खोज के दिखा देंगे, तो पेज लाओ, कोई बुक लेके आओ, हम गलत दिखा सकते, प्रूफ कर। हम तो ऐसे भी क्लास लेते हैं यूट्यूब में, तो बताते भी चलते, लोग भक हो जाते। कल परसों बताए लाल बाबा हेम्ब्रम एगो अलग है और एगो लाल बाबा हेम्ब्रम है, अलग है।
और दोनों को लोग घुसेड़ दिया है किताब में, एक के बना दिया, एक के कैरेक्टर। समझ में आया? ऐसा बहुत गलती है जो दिखाएंगे। हल्का सा गलती, हल्का सा गलती, इतना गलती को माफ किया, ज्यादा गलती को माफ नहीं किया। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब का, जो लंबा खिंचाएगा का, आ ई उ, ये देखो आया। मार खा रहे हो तुम। दीर्घ मतलब कोई थोपिया रहा है, उस समय निकलेगा ये आवाज। समझ में आया? कोई दिया आ ई उ तो भूकेगा। हम जब भी पढ़ाएंगे कुकुर भी भूकेगा, तो पता है अंदर कोई भूक रहा है। अभी तो वो कम भूखा। अगर हम रात को आएंगे ना पढ़ाने यहाँ पर, वो सब आते रहेगा यहीं पर, तेरे ही साथ रहेगा। बोलेगा एगो कुत्ता भीतर, एगो कुत्ता बाहर, दोनों कर्म योगी। वो मेरा बाउंड्री का पहरा कर रहा है, हम तेरा पहरा कर रहे हैं, दोनों लगे हुए। इनके संयुक्त स्वर, संयुक्त अक्षर जिसको बोलते हैं, तो इसको तुम पढ़ा बाबू। ए थोड़े भी तो थे अभी हम लोग, आए थोड़े नहीं थे ऊपर में भी। ओ इसको कैसे तोड़ा गया एक बार फिर तोड़ के हम लोग बताएंगे। ए को कैसे तोड़े थे, बोलो। आ प्लस नागपुरी। हम इसको बता रहे हिंदी, लेकिन तुम समझो अभी नागपुरी। ऐसा क्वेश्चन आता है, और शायद हमको लग रहा है एक बार हमको ही टच किया। कहां टच किया हमको याद नहीं है, लेकिन एक बार टच किया है। शायद हमको लगता है 1 to 5 में हमको टच हुआ। अच्छा, उसका क्वेश्चन पेपर हम निकाल के देंगे। बहुत बोलते हैं 1 to 5 में ये आया था, वो आया था, बोलते हैं ना। निकाल के हम देते हैं, रुकिए मांगते हैं, किसी के पास होगा तो जरूर देंगे। आए कैसे टूटेगा बाबू? ए और ए को मिला दो, क्या बनेगा? आए। ओ कैसे बनेगा? आ प्लस ई कैसे बनता हो रे? देखो ये है हमारा संयुक्त। क्या है, समझ में आया? कोई दिक्कत, समझने में कोई कष्ट? ठीक है। तोड़िए दिया है चचा यहां पर। चचा पहले तोड़ के इसको बैठे हुए हैं। हाँ। तोड़ने में आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो नहीं लिखे हैं, एक बार लिख लीजिए। तो नहीं लिखे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो लिख सकते हैं इसको, फटाक से लिखिए। हो गया? चलिए आगे है हमारा प्लुत स्वर। क्या नाम है? प्लुत स्वर में बोलता है, इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। इसका प्रयोग ओम के उच्चारण में या किसी दूर के व्यक्ति को बुलाने में होता है। यह है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में बोला जा रहा है ना कि इसमें 3 गुना प्रयोग होता है। कितना प्रयोग? 3 गुना उच्चारण होता है। कितना? 3 गुना, तिगुना। अभी कल को मैथ भी पढ़े आप लोग, साधारण ब्याज का। इतना गुना होगा तो हम बोले n-1 करना, टी रहेगा नीचे, आर रहेगा नीचे, दोनों में से जो रहेगा और गुना कर देना 100, आंसर आ जाएगा तुम्हारा फटाक। कल बताया ना, बहुत आता है क्वेश्चन। फिर आ गया तिगुना, 4 गुना। और तिगुना जब भी लिखा जाता है, निशा तुमको बता रहे, हम बोर्ड में भी लिखे कि ऐसे लिखे थे। देखो लिखे थे इसको n-1 पाई टी या फिर आर, यहां पर गुना लगाए थे 100, और ऐसे ब्रैकेट करके लिखे, और यहां पर लिख दिए n मतलब क्या होगा? गुना। फिर भी निशा क्या लिखी? न को ऐसे नहीं लिख के क्या लिख दी? ये गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दोनों का अर्थ समझिए। हम कॉपी देखे लेकिन हमको ठीक नहीं लग रहा था, बोले कहा बिहान बिहान डांटे, इसलिए चुपचाप थे। 3 गुना 4 गुना ऐसे लिखाता है बाबू, ऐसे। ये वाला न होता है, ये न नहीं होता। क्यों हम इस चीज को आपको सिखाए, क्यों हम बोले, उस पर अन्यथा में नहीं लेना है, इसलिए बताए। आज नहीं तो कल हमको विश्वास है तुम जाओगे। भले पास करो या फेल करो, कोई मतलब नहीं है। पास किया तो अच्छी बात है, फेल किया बुरा बात है, बात तो ये भी है। लेकिन जब भी लिखिए तो परफेक्ट लिखिए। सामने वाला के सामने में लगना चाहिए कि कोई लड़का कॉपी लिख के आया है, और जो इसको भेजा है वो खतरनाक आदमी हो। जो इसको भेजा है तैयार करके बम बारूद रखता होगा आपको, इसलिए इस बात को। इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। कैसा समय लगता है? तिगुना समय लगता है।
और इसका उच्चारण परफेक्ट तौर पर देखा जाए तो आप यह कह सकते हैं इसमें 3 गो अक्षर रहता है। कै गो अक्षर रहता है? 3 गो अक्षर नहीं रहता, 3 गो मात्रा इसमें जुड़ा हुआ रहता है। कै गो मात्रा? 3 गो मात्रा इसमें पक्का जुड़ा हुआ है। यह दीर्घ से भी बड़ा रहता है, दीर्घ अक्षर जो पढ़े ना उससे भी बड़ा रहता है। कैसे में एक बोला किसी को बुलाने के लिए किए, कितना लंबा खींचे आप किसी को बोले ऐसे करके बुलाते तो सामने वाला की सर करते हैं ना, दूध क्या कहते हैं? ओम अ उ अ, ये 3 याद रखिएगा, दीर्घ से भी बड़ा होगा और 3 मात्रा इसमें परफेक्ट होगा तभी ये कहलाएगा पुल। रावण के जो दादाजी थे उनका नाम था पुलत्स्य ऋषि। क्या नाम था? पुलत्स्य ऋषि। अब आप पता कीजिए कि उनका नाम पुलत्स्य क्यों था और रावण का नाम रावण क्यों था। वो भी एक वर्ण है। ये दोनों नाम बता रहे हैं ना, ये वर्ण पर आधारित दोनों का नाम था पुलत्स्य ऋषि और विश्वसर्वा के पिता थे रावण के दादाजी थे। रावण क्यों पड़ा ये आपको कहां मिलेगा? अगर इस नाम को आप ढूंढ लिए तो समझिए वर्ण को आप बहुत ज्यादा सीख का नाम वर्ण के आधार। पहले नाम कैसे होता था? अभी नाम लोग रख देते हैं, मेरा बेटा का नाम ऋतिक, भले वो झेलगा हाथ दिख रहा हो, बचपने में ये नाम रख दी, वो नाम रख दी, रखता है ना आदमी। पहले ऐसे नहीं होता था, बुलाया जाता था विद्वानों को और बोला जाता बताइए इसका क्या नाम रखेंगे। भगवान करिया दिखे तो बोले कृष्णा रखो नाम, करिया ही बच्चा, करिया ही छुआ, इसलिए इसका क्या नाम रखो? कृष्णा। अब करिया हो चाहे उजर हो उसका नामे रहता है कृष्ण। उजर बच्चा का नाम कृष्णा सूट नहीं करेगा। काला थे कृष्ण भगवान, लेकिन देखे पीछे कितना था फैन फॉलोअर फीमेल्स में। और जो भगवान कृष्ण है उनके एक पत्नी से 10 पुत्र। कितने? एक पत्नी से 10 पुत्र। कृष्ण भगवान अद्वितीय है, अखंड है, उनका कोई मतलब कि आप तोड़ नहीं निकाल सकते। कृष्ण भगवान ऐसे ही बता रहे। वो उतना मतलब उनका विवाह तो मजबूरी बस हुआ था, 13 को ही शादी किए थे, बाकी को तो रखना पड़ा था। नरकासुर का कहानी आता, प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी के लिए आपको हम बताएं, इस पर पढ़ा रहे थे तो रखना पड़ा था उनको। फिर भी कहा जाता है क्या? पीतांबर। क्या कहा जाता है? पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले, या फिर उनको ब्रह्मचारी कहा। डेंजरस भगवान का नाम है। जाति के आधार पर स्वर को 2 प्रकार से बांटा गया। देख लो, इसके आधार पर, जाति के आधार पर। कौन कौन आधार आप बता चुके हैं? उत्पत्ति, उच्चारण, जाति हो गया। अब क्या है आपका? जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार का होता है। एक सवर्ण, सवर्ण या सजातीय। सवर्ण स मतलब एक, बराबर, समान, समान। वर्ण मतलब एक वर्ण का, एक रंग का, एक प्रकार का, एक भेद का, एक पैटर्न का, या फिर सजाती। असवर्ण अलग अलग, पृथक पृथक। फिर उसको डिफाइन किया। यही होता है हिंदी पढ़ते देखो भेदे चल रहा है रे बाबू, इसके आधार पर इतना भेद, इसके आधार पर इतना भेद। अब तुम बोलता है हम हिंदी लिए हैं सर, पास होके दिखा दो। इसीलिए तो 1,20,00,000 बच्चा था सीजीएल में। कितना बच्चा पास किया? 85 को बच्चा पास किया मात्र। और नागपुरी में मात्र 40,000 स्टूडेंट था सीजीएल में। 600 के लगभग में बच्चा पास हुआ। एवरेज समझ लीजिए आप, लाखों में 85 को निकल। सवर्ग या सजातीय ये एक ही स्थान या एक ही प्रयत्न से उत्पन्न होते, एक ही स्थान से निकलेगा और एक ही जगह से ये क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। कैसे? आ वहीं से निकला जहां से आ निकल रहा है मेरा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? इ ई, ओ। इसीलिए इसको क्या कहा गया? सवर्ण। एक टाइप का। व्याकरण क्या है? व्याकरण विज्ञान है। अगर इसको आप समझ गए तो विज्ञान से कम नहीं है। और अभी तक हम जितना पढ़ाए आपको टेक्निक से पढ़ा रहे हैं।
हम रटा रटाया या बचपन में जितना पढ़े वो उठा के देख लीजिएगा, ऐसा आप कभी नहीं पढ़े थे। वो पढ़ा रहे हैं आपको, हम टेक्निक बता रहे हैं इसका। इसको आपको पढ़ना नहीं है, इसको जीना है। अगर इसको आप जी गए, हम आपको अपना बड़ा तो बड़ाई नहीं कर रहे, आप उठा के देख लीजिए अपना पिता। आपको ऐसा टेक्निक से कोई नहीं बताया होगा, और हमको भी कोई टेक्निक से बताया नहीं। भैया हम रात को पढ़े तब तुम्हारे सामने आपके खड़ा हुआ है, खड़ा हुए हैं, तो हम इतना नहीं तो छू का न रहे थे। हम भी खुद इसको सोचे कि तुमको कैसे समझाना है। अगर ये बच्चा तेज है तो सामने वाला बच्चा कमजोर भी था, उसको भी तो सिखाना है हमको। केवल बड़ा बच्चा को तो लेके नहीं चलना है हमको। सब तरह का बच्चा आया हुआ, लगभग बच्चा गांव के हैं और लगभग बच्चा सरकारी स्कूल के हैं। और सरकारी स्कूल कहने का मतलब ये होता है कि वेतन उनको ज्यादा मिलता है, पढ़ाते वो लोग कम है। समझ में आया? तो ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में आपको ऐसे बता दिया गया, नहीं। आप किसी को वीडियो दिखाइएगा, खुश हो जाएगा, बोलेगा बहुत ठीक है, एकदम ईमानदारी किया गया है, ईमानदारी से तुमको पढ़ा के दिया गया है, ईमानदारी दिखा रहे हैं आपको। समझ लीजिए। असवर्ण, अगला क्या है? पी जाती है, अलग अलग जात का। ये एक ही स्थान या प्रयत्न से उच्चारित नहीं होते, अलग अलग जगह से निकले। जैसे अ ई, क्या अ ई दोनों को मिला के ए बना था। अब बोलो अ उ दोनों को मिलके ओ बना था। ये अलग अलग जगह से निकले। समझ में आया? देखो और एगो, जीव के भाग या स्थान के आधार पर भेद बताओ पर का। और आप लोग बोलते हैं हिंदी लिए हैं सर, कैफे वाला भैया भर दिया है सर। कैफे वाला भैया को बोलना कैसे पढ़ना है इसको, तरीगन छटक जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, और भी आएगा भी। अभी एक दो किताब और मंगा दिए ना, तो आधुनिकता के हिसाब से भी एक आता है उदाहरण। आप इतने जानिए, इतने के लायक हैं आप लोग। मतलब मान लीजिए हिंदी में आप ग्रेजुएशन लेवल का भर दिए ना, आप फंस भी सकता है कहीं कहीं एक टर्म और आगे बढ़ जाए। जीव या स्थान के आधार पर। जीव या स्थान मतलब क्या है? जीव का 3 भाग होता है बेटा, आगे, बीच वाला और पिछला वाला। अग्र, मध्य और पश्च उस कहा जाए। स्वरों का उच्चारण जीव के अग्र, मध्य तथा पश्च भाग से होता है। इसी आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? स्वर वर्ण का आगे से का निकलेगा, तो का निकलेगा ई ई ए बोल के देखो, बोलो ठीक से बोलो। ई ई ए आगे से निकल रहा है। मध्य से क्या क्या निकलेगा? तो मध्य से एक ही निकलता, क्या निकलेगा? पश्च से, पीछे से का निकलेगा? आ उ ओ औ। पश्च भाग। हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर भेद दिख। और देख लो हिंदी, समझ में आया? इस आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। सीजीएल में एक बच्ची हमको फोन की, फोन करने के बाद बोली कि सर हम सीजीएल फेल कर गए, बहुत अच्छा एग्जाम। हम लोग किस सर? हिंदी पेपर मेरा, कौन सा पेपर? हिंदी का पेपर कमजोर रखता है, कभी कभी फेल कर गई। क्या है ये? देखो यही है, नागपुरी ली थी लेकिन हिंदी का पेपर सॉल्व नहीं कर पाई। सुबह वाला में 30 नहीं आया, तो पेपर उसका क्या हो गया? डैमेज हो गया, कम हो गया। इसलिए भी आपको पढ़ना है। देख लीजिए, मत सोचिएगा हिंदी में ऐसे ही आ जाएगा 30 नंबर 33 नंबर। कभी कभी तुमको नचा देगा उंगली में। अब उसमें पढ़ना ही है निर्नुनासिक। अब तुम नहीं जानोगे तो क्या जाना? तुम क्या सोचा कखा गा अंगा पहाड़ में धूंगा? ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। ये पढ़ना है तुमको। हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक, अनुनासिक, ये आपको पढ़ना है। ये आपका नागपुरी नहीं जा सकता, पढ़े। ऐसे स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुख से कहां से निकलता है? क्या नाम है? देखो इसका नाम को समझो ना, शब्द को समझो। निर्नुनासिक, नाक से नहीं निकल, वो बोल रहा निर्नु एकदम नो। हम नाक से, मान लो आ गया एग्जाम में कोई शब्द, कोई बोल रहा है कि निर्नुनासिक, इसमें शब्द नहीं, अक्षर बताइए। करने का नहीं, तो बोल के देखिए निर्नुनासिक, नो, नाक से नहीं निकलना चाहिए। पहला नाक से निकला,
आ ई ई उ उ ए ए ओ औ। निकला नाक से तो अपने बोला नीर नो, नो नासिक, नासिक नहीं। रावण की बहन थी शूर्पणखा। रावण की बहन जो शूर्पणखा है वो भगवान राम को देखती है और लक्ष्मण जी को देखते विचलित हो जाती, बोलती है इतना सुंदर युवा, इतना सुंदर, इन लोग से हम विवाह करेंगे। वो अपना भेष बदलती है शूर्पणखा और चली जाती है भगवान राम के पास और बोलती है हमको आपसे प्रेम है, हम आपसे विवाह करना चाहते। राम जी कहते हैं मेरा विवाह तो है ये है कि देखो मेरी पत्नी सीता माता भी हंसती है कि जंगल में भी मेरे पति से कोई फ्लर्ट करने आ गया, कोई प्रपोज कर रहा है प्रपोज डे के दिन। बोलते देखो वो पत्नी नहीं है उसके पास, उसी के पास जाओ। भगवान भी मजा ले रहे हैं। आप लक्ष्मण जी के पास गई, बोली कि हम शादी करना चाहते हैं आपसे, आप तो कर लीजिए, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हम अपना पत्नी को वचन दे के आए, मेरा भी शादी होवल है, कहीं और तुम बैटरी बैकअप कर लो, चार्ज कर लो। तो बोली कि नहीं हम नहीं मानेंगे। फिर बोली कि नहीं आप कीजिए, फिर बोली आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए। तो बोली कि अब देखते हैं इसका पत्नी नहीं करना चाह रही, लगता है ये जो है ना बड़ा वाला लड़का, बड़का भाई, ये अपना पत्नी के चलते नहीं कर रहा, किसी का पत्नी को मार देते। और उसको पत्नी को मारने के लिए, मतलब माता सीता को मारने के लिए शूर्पणखा जो है दौड़ी। लक्ष्मण जी निकाले तलवार, जो भी हथियार था निकाल के उसका नाके काट दी। जहां नाक काटे नाक से खून गिरने लगा। वो रावण भैया बचाओ करके भैया को रिपोर्टिंग करने चली गई। और जहां पर नाक काटा गया था शूर्पणखा का, उस जगह का नाम है नासिक, जहां पर कुंभ का मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। नाक कटा था इसीलिए उस जगह का क्या नाम है? नासिक। समझ में आया? यह व्याख्या। तो निर्नु नो, नाक का यूज नहीं होगा। आप का नहीं, एग्जाम रूम में जाइए, जहां निर्नु नासिक खोजने के लिए दिया बोल के देखना रहे भाई, थोड़ा देर कीजिए। एग्जामिनर सोचे क्या हुआ क्या हुआ, बोले एक गिलास पानी दीजिए, कुछ नहीं हुआ है, पानी पिला दीजिए, यही बहाना। जैसे आप एग्जाम रूम में जाइएगा, क्वेश्चन आता नहीं है वाला, ये क्या बोलते हैं दाएं मुड़ बाएं मुड़ रीजनिंग वाला, 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा, ऐसे हुआ। एग्जामिनर जान गया बेटा ये रीजनिंग वाला, फिर बाएं मुड़ा, फिर आगे चला तो ऐसे हुआ। थोड़ा सा तुम भी बोल के देख लेना और क्या है। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब कहा, नाक से निकलेगा, नाक से ये हवा निकलेगा। अंग बोलो, अंग 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 अंग, ये है ना, ये चाइना लोग का है, ये चाइना लोग का है। चाइना में जाइएगा ना, चाइना के लोग आपको ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे करके बोलेगा। क्यों बोलेगा? तो केवल बोलने में नाक का यूज कर। विदेश चले जाइए, अंग्रेजी को ओके दैट फाइनल ओके दैट, केवल कंठ का प्रयोग करें हल्का सा। आप चले जाएगा अरबिक कंट्री, करेगा, वो केवल इसी का ओठे को घुमाते रहेगा, आपका ओठ को इधर का जीभ को घुमाते रह जाएगा, खत्म। हम लोग के यहां आइए, क्या देखे आप? गला का, कंठ का, नाक का, दांत का, जीभ का, मूर्धा का, तालू का, भीतर से भी निकाले हम लोग, यार अलावा नहीं निकाले। इसीलिए विज्ञान है। हमारा भाषा क्या है? का भाषा विज्ञान, समझ लीजिए। वो लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाता है वो लोग, हम लोग जितना यूज करते हैं। तब तो वहां से जब आया मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कह पाया, वो सैंड्रोकोटस कहा। हरे कृष्ण को हरक्लीज कहा, वो उच्चारण कर ही नहीं पाया। लेकिन हमारा सारा चीज अंग अंग तोड़ा हुआ, खोला हुआ। समझ में आया? यह है चाइना, कोरियन लोग, गंदा लोग। तो चाउमीन बनाता है, देखो फोटो आता है, जिसमें फोटो आता है उसमें मोदी जी बैठे हुए हैं और चाइना का राष्ट्रपति बैठे हुए, और मोदी जी उसको देख रहे हैं। ऊपर में लिखा हुआ नहीं रहता, इसे कॉमिक्स में लिखा रहता है। बोलते हैं कि जितना तेरा आंख खुला है ना बे, में उतना वैसा लड़का लोग हम लोग यहाँ चाउमीन। अब देखो और एगो है, पोस्ट की उत्तरे स्थिति के आधार पर।
स्वरों के उच्चारण करने में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। ऐसे वृत्त, सर्कल कैसा होता है? सर्कल होता है। और नहीं भी होते हैं, कभी कभी होता है और कभी कभी। अतः इस आधार पर स्वर को दो भेद में बांटते हैं। कितने भेद में? वृत्तमुखी, जब वृत्त होगा, गोल होगा, तब क्या होगा? ऐसे स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार होते। कैसे होते हैं? गोल होते हैं। जैसे सॉरी, ऊ ऊ बोल के देखो, ओंठ को देखो, ऊ। अबे अपना ओंठ नहीं दिखा, बगल वाला का देख लो, अपना वाला का झांक रहा है। ऊ ओ औ, ठीक है। अवृतमुखी, इसमें तुम्हारा मुंह वृत्त जैसा नहीं बना। तो आपको रटना है कितना भेद होता है, लेकिन अगर पूछ दिया तो वृत्त मतलब क्या बताएं आपको, अवृत्त मतलब क्या बताएं, जो गोल नहीं। निनुनासिक मतलब नो नाक, अनुनासिक मतलब नाक। उससे पकड़ना तुम, शब्द से पकड़ो, शब्द से व्याकरण खत्म हो जाएगा, शब्द से फिजिक्स खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, ज्योग्राफी सब खत्म। शब्द की व्याख्या समझ लो। बार बार आपको बोल, हमको कोई नहीं बताया है, सब हम अपना प्रैक्टिस करते करते यहां तक आए हुए। सबसे पहला बात, हमको कोई आज तक ऐसा पढ़ाया ही नहीं, हम खुद से पढ़े, अब तुमको दे रहे हैं। अभी बहुत मेहनत करके आए, तब तुम दे रहे हैं, देवो नहीं करते। अवृतमुखी ऐसे स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं। आ आ ई उ, ए ऐ। चलो, जीभ के उठने के आधार, इसके उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर चार भेद होते हैं। संवृत, विवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत। बेटा इतने याद करने में तुमको 6 दिन लगेगा, तो बाकी वर्ण कहिया पढ़ोगे तुम? इतना देरी में हम स्वरनाम खत्म कर लेंगे नागपुरी का, स्वरनामों कंप्लीट हो जाएगा हमारा। समृत, ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठती है। कैसे होती है जीभ? कैसे उठती है? ऊपर, ऐसे जाएगा जीभ। जैसे ई ई उ उ, बोल के देख लो एक बार। अ ई ई उ उ, बोलो। अ ई ई उ उ, बोलो तो। आ नहीं है, ई ई उ उ, बोलो। अब जीभ उठ के इस जगह नहीं आ जाएगा, जीभ हल्का सा उठेगा अंदर में। अब तुम लोग सोच रहा है कि नहीं यहां काहे नहीं पहुंचा, राक्षी नकारे। विवृत, ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ नीचे रहती है। कहां रहती है? जैसे आ, बोल के देखिए। अब इसको बोलिए फिर से, ई ई ई उ उ। अर्ध संवृत क्या है बाबू? अर्ध संवृत ऐसे स्वर के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर बीच में रहती है। क्या रहती है? ऊपर उठने के बाद कहां रहती है? मध्य भाग में रहती। उठाओ, ए, हिपरा हो गया होगा जीभ, उठा के देख, ए बोलो ना, ए। और जीभ को देखो, तुम गौर करो, जीभ को फील करो। ए ए ओ। अर्ध विपरीत मतलब ऐसे स्वर के उच्चारणों में जीभ कहां रहती है? कहां रहती है? ए ए, बोल के देखो। ए आ औ औ औ औ। अब आओ व्यंजन, अभी हुआ स्वर खत्म। अब क्या है तुम्हारा? व्यंजन। क्या है व्यंजन? मतलब भगवान, मतलब बहुत सारा भीड़ भाड़ होगा ना। कि मैंने कखा का गंगा पहाड़ में धूंगा था। परिभाषा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि रहती है। हर व्यंजन वर्ण में किसका ध्वनि रहेगा? बिना अ का वो बनवे नहीं करेगा, और रहना ही रहना है व्यंजन। बिना अ का नहीं बन सकता है, कोई माइकालाल तैयार ही नहीं करे। जैसे क आधा क, हलंत लगा मतलब आधा। पांडा, पांडा बुचा हो गया। अ लगा, क्या बना? क। ख आधा अ, तो क्या बना? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने कितने? इसमें स्पर्श व्यंजन जो होता है वो यहां पर लिखा हुआ है। इनकी कितनी श्रेणियां होती है? 3। स्पर्श,
ये हो गया। दूसरा अंतःस्थ, अभी पढ़ा था ना रे। तीसरा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? उसी को फिर से डील करेंगे। और का 3 गो होता है। इन श्रेणी का स्पर्श व्यंजन के बारे में बोला जा रहा है। इस श्रेणी के व्यंजनों का वर्णन, व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ से क, तालु से क, मूर्धा से ट, दंत से त, त और ओष्ठ से प वर्ग का उच्चारण होता है। स्पर्श होता है, टच होता है, जरा 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 जरा, किस्म किस्म, यही बोलता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितना है? कितना? इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं इसको समझिएगा। ये ग्रुप एक वर्ग में वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं उसका कारण समझ। शायद तुमको कोई जिंदगी में ना बताए, लेकिन हम बताना चाहेंगे है कि बिना उसके हम इसको विभक्त नहीं कर सकते। लिखिएगा ना, अ अ अ नहीं नहीं, ये लिख ले हैं तो वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? ये क्या है? वर्ग है। क्या है? 5 गो इधर, 5 गो उधर, 5 गो इधर, 5 गो। किस किस चकोर चरखुट फिगर का लंबाई और चौड़ाई बराबर रहे तो हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लिखिएगा ना, जब लिखिएगा एक्यूरेट डिस्टेंस में तो ये दिखेगा कैसा आपको। इसीलिए इसको वर्गीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कराते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये 5 व्यंजनों के 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। क वर्ग से, क वर्ग से, क वर्ग से, क वर्ग से, क वर्ग से। तब बताया हुआ कितना रद रदा, अभी तो बताए रहे। क ख ग घ अंगा। अंगा का प्रयोग मिला आज तक जीवन में कभी भी? अंगा का, अंगा का प्रयोग है कहाँ किए? हाँ, अंग कहाँ? अंगन। अंगा, अंगा शब्द का प्रयोग संस्कृत कहाँ मिलेगा? यह शब्द का प्रयोग मिला आपको। सैया हमरा आवत रे, सैया हमरा आवत रे, टेम्पू से हम नहा ले बानी शैम्पू भी तो है। इया अन्ना का प्रयोग तो मिला होगा। सबसे पहले पंडित जी ही दिमाग में आते होंगे, बाकी सबका है। अंतःस्थ व्यंजन जो भीतरे से निकला रे बेटा, यार लावा, यार और लब दोनों है। इसको अर्ध स्वर कहते हैं क्योंकि उनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठों का पूरा स्पर्श नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। क्या कहते हैं इनको? अर्ध स्वर। किनको? अंतःस्थ को। किसको? अंतः मतलब भीतरे, अस्थ मतलब स्थित, भीतरे में। यार और लव दोनों अंदर में ही। कितनी संख्या है? पुष्प व्यंजन जिससे गर्मी पैदा होता है। कौन कौन? क श श ह। हाथ रख के देखो, निकलेगा गर्मी। बोल के देखो, उष्मा निकलेगा, उष्ण निकलेगा। कोई का हाथ नहीं रखवाना है, अपना ही हाथ से देख, फील होगा तुम्हारा। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण तुमको नागपुरी में भी पढ़ना है बेटा, बिना इसका तुम आगे नहीं जा सकते। ये नागपुरी में रहेगा, ये नागपुरी में विद्यमान है। नागपुरी इसके बिना आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है। पहले ऐसे ही स्कूल था ना, सस्ता माल का होगा, ठंडा लग रहा था तुम खरीद तो ली।
लगा, यहाँ लगा हुआ था, तो भैया बोले रे आथिन रे, हम बोलते तो जवान हुआ थी नहीं, जवान होए लग गया का सेंटा क्लॉज। लेकिन एक चीज है, इसको जब से हम गला में लपेटे हैं ना, हमको बहुत रिलैक्स फील हो, गला भी अब ठंडा रहे चाहे ठंडा, गर्मी में तो नहीं, ठंडा जैसे आएगा हम गला में इसको हम लपेट ले। अपना गलती से घर में बोलता था बड़ी छहर छहर पानी से नहाई ना, समझाता था, हम समझ का खा जा रहे थे, हम खाते नहीं। धनी लोग, लड़की का चक्कर बाबू भैया ऐसे भी बोला जाता है, तबाही को। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण तुमको बेटा नागपुरी में पढ़ना है। और संपूर्ण वर्णों को, व्यंजन वर्णों को दो भाग में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है, जिनमें हकार का ध्वनि नहीं होगा, ह उसका उच्चारण नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अल्प प्राण। क्या कहेंगे? अल्प प्राण उनको कहा जाएगा जहां पर यूज नहीं हुआ किसका? ह का। किसका? अब ये कहां कहां पर है इसको देखिए। ये प्रत्येक वर्ग का, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा है। साथ में कौन है? साथ में कौन है? अंतःस्थ। समझ में आया? ये क्या है आपका? कौन प्राण? इसका मतलब होता है ग। ह इसका मतलब होता है ग, और इसका मतलब होता है, यानी कि पहला, तीसरा और वैसे ऐसे लिया च, नहीं होगा, च, ठ, इया। समझ में आया? ऐसे काउंट करके फिट कर देना, पहला, तीसरा, पांचवा। और अंतयस्थ जो भीतर से चल के आया था, य, र, ल। कोई दिक्कत? दूसरा बात, नागपुरी में भी इतना ही होता है, नागपुरी में भी यही है, नागपुरी पूरा कॉपी है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो अल्प प्राण 135 प्लस अंतःयस्थ, ऐसे याद रखना। कितना? अल्प प्राण 135 प्लस अंतःस्थ। वो क्या हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? इसमें हो हम लोग बोलते हैं। अब इसका नाम अल्प प्राण काहे पड़ा, इसको तुम सोचो, सोचने वाली बात। इसमें हकार नहीं होता, मतलब जहां ह नहीं है वो प्राण नहीं, ह नहीं है प्राण, तो ह नहीं बोलेगा, समझ लो उसमें कहा प्राण क्या है? कम है। कुछ रहे जिंदे ही रहे, बोलिए नहीं रहा है, मतलब क्या है उसमें? प्राण का कमी है। याद करने का टेक्निक पॉरली रे, ये नहीं रहा, फुरसा रहा है। हम याद करने का टेक्निक दे रहे हैं तुमको, तो क्या कहते हैं? अल्प प्राण, मतलब जो हुकारी नहीं भरा और नहीं बोला, हुकारी नहीं भरा, अल्प प्राण वाला है। मतलब सो रहा। तो जो बचपन में गांव में रहते थे, बड़े पापा के साथ ही सोते थे, बड़े पापा बड़ी मम्मी, और किसी के साथ हम नहीं। जब सोते थे तो बोलते थे हमके कहानी सुनाओ। अब मेरा सारा फरमाइश, दुनिया का फरमाइश एक तरफ, मेरा फरमाइश उन लोग के लिए एक तरफ। बोलते थे को राजा रहो, हाँ कारी भरबे, हाँ कर दूगो गोड़ रहो, हाँ दूगो हाथ रहो, हाँ तीन गो मुड़ी रहो, हाँ। फिर अगला दिन फिर सुनाओ आगे तक, वो तीन गो मुड़ी तक सुनाए रही। हकारी हार। ठीक है। महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की जैसी ध्वनि रहती है, हाँ वाला ध्वनि क्या रहता है? रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में कौन कौन आएगा? तो भैया 135 को छोड़ दो और अंतःयस्थ को छोड़ दो, वही तुम्हारा क्या है? कौन कौन बचा रे बाबू? तो तुअर 4 बचा। क्या बचा? तुअर। चलिए लेते हैं ना इसको भी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा।
मतलब ख, मतलब छ, मतलब ठ, समझ में आया, मतलब द, मतलब फ, समझ में आया। चौथा और प वाला कौन, उष्मा वाला। हाँ, उष्मा मतलब सांप कैसे करता है बोलो तो, करता है, करता है कि नहीं करता है। ये क्या बताता है, गर्मी है आ रहा तो बेटा तुम गर्मा जाओगे 10 मिनट। क्या है, हाँ बच के रहना, हाँ देगा फिर। जैसे ख से खरगोश, घ से घर, छ से छुछुंदर, झ से झरना, ठ से, हम लोग भी ठठेरा ही पढ़े, मतलब हम ज्यादा पुराना नहीं है। ठ से हम भी यही पढ़े थे। ठ से कुछ नहीं पढ़े, ढीडरा तो नहीं पढ़े, ढक्का नहीं पढ़े। ठ से हम भी वही पढ़े। ठ से धनुष, फ से फल, भ से भालू, स से सलगम, क्या पढ़े हम लोग भी। श से षटकोण, हम लोग भी यही पढ़े। ई स से सपेरा, ह से खत्म। तो ये है हमारा प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब अ का यूज अ बोल ही नहीं पाएगा, बहुत कम होगा, ले मतलब हल्का हल्का कभी आता भी है, फील आएगा, लेकिन उसको फील बट्टा सन्नाटा मान लो देगा। और अल्प प्राण मतलब का 135 प्लस अंतयस्थ। महाप्राण मतलब का 24 प्लस उष्म। 10 बार आप बोलिए, तो मैं 10 बार बोलना, तो 2 बार तुम देख लेना तो ऐसे ही रट्टा मारा जाए। इसको हल कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। एग्जाम में पूछता है कि कर में से रावरे बताओ महाप्राण का है के, कि कर में बताओ रावरे अल्प प्राण कौन है के, तो ढूंढना होगा। समय को अगर आप सही उपयोग कीजिएगा तो, और समय का सही उपयोग हल। और व्याकरण को जब भी पढ़िए टेक्निक से पढ़िए, ऐसे ही पढ़ा के लोगों कोर्स ऐसे ही पढ़ाया हुआ मेरा पूरा। फिर से एक बार तुम लोग पढ़वा रहा है कैमरा के सामने। वर्णमाला के समूह को 2 भागों में बांटा गया है, का नाम है घोष और अघोष। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यहां का राजा हूं, होंगे ना। मतलब घोष मतलब उसमें उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां झंकृत हों। एक कहानी था, नाम था उसमें, एक दादाजी थे, दादा ने एक आदमी था, उनका नाम था गोपाल दादा। याद होगा प्रफुल्ल कुमार राय का, पनकेवरा पढ़ रहे थे उसमें। क्या तो एक मैडम थी, हाँ हमको याद नहीं आ रहा है, उसके पीछे वो लगा हुआ रहता है, तो आइटम उसको बना लेता है, उसमें आइटम गर्ल हो जाती है। नागपुरी का कहानी है, प्रफुल्ल कुमार, हाँ त्रिफला कहानी का नाम है, उसमें घोषाल दादा होते। मिस टंडेवाल कैरेक्टर का नाम, मिस टंडेवाल रहता है। तब वो फ्लैट रहता है, नहीं इसको हम पा के रहेंगे, इसको हम पटाइए लेंगे, लेकिन पटा नहीं पाता है, तो खुशहाल दादा इससे याद, मतलब उनका स्वर तंत्री क्या था, झंकृत होता, बस यही समझिए, इसलिए हम बता रहे थे। पूर्व वर्णों को घोष कहते हैं, जिसमें सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं, सभी स्वर, अ आ ई उ री ए अ ओ, सारे स्वर इसमें आएंगे। किसमें, काहे आएगा इसको समझ, इसके बिना कोई व्यंजने नहीं, ये नहीं रहेगा तो स्वरे नहीं निकले, और स्वर नहीं निकलेगा तो उसमें झंकार नहीं होगा, वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा मरा हुआ है, समझ लीजिए। झंकार मतलब क्या, जिंदा। एकदम बिजली का तार बन के रहिए। बिजली का तार कहने का मतलब ऐसा तार जिसमें करंट दौड़ रहा होगा, तो आपको वैसा ही रहना चाहिए। अगर उसमें करंट नहीं रहेगा ना, तो आदमी चड्डी गंजी सुखाने लगता है। वही तार में करंट रहेगा तो तुमको छूने से पहले डरेगा आदमी, जानते हैं कि नहीं बात को, लिखा हुआ पढ़े भी होंगे, बनियान सुखाने लगता है आदमी। तो ऐसा झंकार वाला रहो इसमें। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, कौन कौन, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये भी क्या होता है, घोष। याद रखना घोषाल दादा में कौन कौन होते हैं, तो घोषाल दादा में सारा स्वर होता है और 345 होता है। 300, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के रख लेना, कॉपी में एक जगह शॉर्ट बना लेना, नोट्स बना लेना अपना, मारो एकदम रट रट। कौन माइकल, और यही नागपुरी में भी है, नागपुरी में भी सेम है, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का उसको।
अगला क्या लिखा, अंतःयस्त व्यंजन भी इसी में होगा, फिर उसमें मिला लो, क्या मिलाए आप, सारा स्वर अंतःयस्त मिलाए ना, अंतःयस्त बोलते 345, उसके बाद क्या है अंतःयस्त, और लास्ट में क्या है व्यंजन में कौन, कौन, श श श नहीं है इसमें, केवल कौन है, लास्ट में लगा लो, खत्म। पर 345 अंतःस्त और हाँ, एक बार लिखिए, 15 दिन लगातार देखिए, बताओ याद नहीं, आप बात करते हैं सर याद नहीं, कौन बोलता, और बिना वर्ण का एग्जाम हो गया तो जो बोलिएगा सो, गुलामी खट देंगे तेरा घर जगह जाके, कुकुर के संदू पर भूखेंगे वह दिन, चाहे नागपुरी लिखो चाहे हिंदी लिखो, चाहे बिहाने वाला फ्री वाला 33 नंबर का लिखो, फिर भी रहेगा वर्ण वहां, इसके बिना तुम जा ही नहीं सकते, कोई माई का लाल तुमको आगे भेज ही नहीं सकता, और भेजा समझो तुम, तो ये हमारे सिलेबस में हमेशा रहेगा, हिंदी क्या रहेगा, हिंदी व्याकरण, ये हमारे सिलेबस में हो गया, हर शनिवार को एक क्लास इसका। आगे है अघोष, क्या है अघोष, अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां झनकृत नहीं होती, उनमें झनकार नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अघोष, मतलब में करंट नहीं दौड़ रहा, तो हम लोग क्या कहते हैं अघोष, क्या कहते हैं निर्नुनासिक, नो नो नाक, नासिक अनुनासिक, विवृत, बोलो बोलो, अवृत था, मुहुआ उठवा वाला था बेटा, हाँ गोल बिना गोल, वृतमुखी अवृतमुखी, विवृत संवृत, याद नहीं होगा, हम रटे हुए हैं, फिर रटना होगा तब आगे जा पाइए, नहीं तो फिर आपको समस्या ही। 30 नंबर के लिए इतना जोर नहीं लगाना है, लेकिन हाँ अगर आप जोर लगा रहे हैं तो टेक्निक से लगा लीजिए, आपको सब आसान हो, बिना टेक्निक का जाइएगा तो आसान, बिना टेक्निक का बिल्कुल नहीं, एक कदम नहीं, एक कदम भी बिना टेक्निक का गए व्याकरण, शब्द बनाओ, वी शब्द से बनाओ, वी मतलब विज्ञान, वी मतलब ऐसे ही महाभाष्य का रचना जो किए, अष्टाध्यायी का जो रचना किए पाणिनि पतंजलि, ये लोग दोनों मिलकर, ऐसे ही उसको पढ़ा नहीं जाता, उसको आप बुक में जब देखिएगा कि किताबों के नाम याद कीजिए, लेखाकार पुस्तक, और इस सारे वर्ण का उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से, तब डमरू से ही, वर्ण क्या होता है, भाषा क्या होता है, अक्षर क्या होता है, इसको समझने के लिए बहुत आसान सा बात होता है कि कौन भाषा कैसा है, कौन, देखिए यही सारा शब्द है, इसी से भी डाइन बिसाही लोग अपना मंत्र पढ़ देती है, आसन पते डासन के लौना पते दोना दोने दोने पिए मोद हिले का नक सोना, सुने होंगे आप, सुने होंगे, आल तू जलाल तू बुरी बला को टाल तू, फेंक के जंजीर अपनी पगड़ी को संभाल तू, सुने होंगे आप, जादू मंत्र दिखाता था, और इसी भाषा से आप बहुत सारा सुने होंगे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें, यह पुण्य एक नहीं कहता है, यही मुंह पान भी खिलाता है और यह मुंह कुचाता भी है, इसीलिए कहा, रावण जो था प्रतापी था, 10 मुड़िया था, 10 मुड़िया गाड़ी की तरह चलता था, भगवान शिव के पास बोला कि हम आपको ले जाएंगे, भगवान शिव बोले हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, हमको ले जाने के लिए तुमको कुछ करना होगा, बोले कि नहीं हम आपको पहाड़े उठा लेंगे, तो ठीक है उठाओ, आज कैलाश को उठाने गया रावण, रावण जो था उठाने लगा, भगवान शिव गोड़ को थोड़ा सा मार दिए नीचे, झटका उंगली से केवल दबा दिए, उसका दब गया पूरा हाथ, हाथ दबा रावण का, तो रावण समझ गया कि भगवान मेरे साथ खेला खेल दिए, रावण के मुंह से निकलता है जटा टवी गलत जल प्रवाह पापी स्थले चले वो लंबिता, जूता पहने नहीं बोलना चाहिए, ऐसे पढ़ा, भगवान शिव खुश हुए, तुरंत खुश हो जाते हैं, अवगरदानी है, बोले जाओ कोई बात नहीं रावण हम नहीं गए, लेकिन तथास्तु तुम्हारा जीवन का हो सफल हो, और जब तक इस मंत्र को नहीं पढ़ा जाएगा रावण तांडव स्रोत को, रावण तांडव स्रोत, तब तक मेरा पूजा फलीभूत नहीं माना जाए। रावण ठीक, राम जी निकले, रामेश्वरम पहुंचे, कहां पहुंचे रामेश्वरम, वहां पर पहुंचे,
बोले भगवान शिव का आराधना किए, समुद्र के किनारे रास्ता बनाना था, भगवान शिव को याद किए, वहां पर शिवलिंग बनाए, बोले पूजा किससे करवाएंगे, रावण को बुलाया गया। कहा जाता है रावण आते हैं, रावण दुनिया का सबसे बड़ा पंडित था शिव भगवान का, उन्हीं को बुला के पूजा किया गया और रामेश्वरम धाम का स्थापना हुआ वहां। कहा जाता है सीता माता को सुनते हैं कि रावण लेके आया था, क्या लीजिए पत्नी के बिना पूजा नहीं होता। बहुत सारे लोग घूमने चल जाते हैं, पति को छोड़ के पत्नी को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के पति को छोड़ के तीर्थ यात्रा कभी सफल नहीं होगा। भगवान राम के लिए वहां पर माता सीता को लाया गया था, रावण लेके आया था कि लीजिए आपका पत्नी, आप इनका पूजा कर रहे हैं, मेरे आराध्य हैं, इनका अपमान नहीं होना चाहिए, पत्नी दे रहे फिर लेके चल जाएंगे। लेकिन ऐसा कथा आता, सुनते, अब कहा है नहीं है नहीं पता। पत्नी आती है तब पूजा होता, तो तीर्थ यात्रा बिना पति का, बिना पत्नी का। अगर आप जा रहे हैं ऐसे ही तो मतलब आप पर्यटन में हैं। कहा आप ऐसे फोकासी में जा रहे हैं, पति और पत्नी आपका अर्धांगिनी है भाई, आप कैसे छोड़। चलिए इधर आते हैं। अब रावण पूजा करवाया, राम भगवान को बोला कि आप आराधना कीजिए, आराधना कीजिए किसका, भगवान शिव का। भगवान शिव का वो आराधना करते, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम। तब पहले आगे नहीं बढ़े, एगो गाया रावण जटा टली कला जला प्रवाह पात सस्तले। राम जी बोले नमामि समीसान निर्वाण रूपम। पनी को बच्चा भी बता देगा किसको रावण गाया था और किसको। ये कौन बताता है, वर्ण। कौन बताता है, वर्ण बताता है कि आपका भाव कैसा है। रावण भी चाहता तो अच्छा गा सकता, अच्छा ही गाया, खराब गाया हम बोलेंगे, भयंकर टाइप से गाया, एकदम लगा तलवार निकाल के किसी को भोसिए देना है। अभी और राम भगवान को लगा कि एगो फूल लेके किसी को चढ़ा देना है। यही है वर्ण, यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह खाता भी है। कहा इधर आइए, अघोष तीन वर्णों के उच्चारण में झंकृत नहीं होगा, वही है अघोष कहलाएंगे। जैसे बोल के देखो, बोलो दूसरा ना, तो पहला और दूसरा क्या, उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन में ह छोड़ दो, चले गए टंडेवाल के पास। यहां पर केवल 3 गो है, इसमें झंकृत, ठीक है, ऐसे याद रखेगा। 12 तारे, 12 और उसके बाद क्या, सा तीनों सा है, खत्म। अब इसी को तुम याद नहीं करता, बोलता है सर मेरा एग्जाम में नंबर नहीं आता। अरे बेटा तुम एक एक नंबर जोड़ो, अपना सीखो, यही है। इसको लिख लेगा ना शॉर्ट फॉर्म में, हमको लगता है एक पेज में तुम्हारा वर्ण खत्म, जैसे नागपुरी में खत्म होता, एक पेज में खत्म भी लोग। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण का जो उच्चारण स्थान है मुख के 6 भाग से होता है। कितने भाग से, 6 भाग से होते हैं। इन्हीं 6 भागों से वर्ण का उच्चारण होता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये स्थान है कंठ, कंठ मतलब गला, घेचा, करटी। दूसरा क्या रे, तालू, तालू किसको कहते हैं, जब हम लोग को ठंडा लग जाता है, सर्दी होने लगता है, आंख से लोर नाक से झोर निकलने लगता है, तो मम्मी बोलती है आ बेटा मुड़ी में तारू में तोड़ तेल के हम लगाए दियोला। बच्चा लोग को रात को तारू में लगा के सुलाया जाता है, वही तारू है। कौन, ये जो तालू लिखा हुआ है वो अपभ्रंश में नागपुरी में क्या बन गया, तारू, और जब उसको डबका दिए तो क्या बन गया, दारू। चलो इधर आओ, ध्यान है तुम लोग। ऊर्धा क्या है, ऊर्धा, उसके बाद क्या है, दांत, क्या है, दांत, होठ, उसके बाद क्या है, सब चीज का जरूरत है, शरीर का अंग, इन अंगों आप आगे का अंग। कंठ, किन वर्णों के उच्चारण कंठ और जीभ के निचले भाग से हो, जीभ के किस भाग से, उनको कांठीय कहते हैं। क्या कहते हैं, कांठे कहते हैं। क्या कहते हैं, कांठ। अ अ क ख ग घ अंग, क वर्ग ह और विसर्ग, ये क्या है, कांठ वर्ग। देखिए कांठ से कौन को निकलेगा, अ आ, और जितना क वर्ग है और उसके बाद ह और उसके बाद का, 3 गो है, लिख, कांठ लिख के इसे लिख लो, तो लिख पड़ेगा तुमको, 1 से 1.5 पेज में खत्म रहे वर्ण। लेकिन थोड़ा सा शब्दावली को समझना हो, ऐसे ही आप अगर खत्म करना चाहेंगे तो ये आपको परेशान कर, 1 घंटा 37 मिनट हो गया, पता चला।
ये होता है पढ़ाई करना, पढ़ाना। आपको बोरियत फील नहीं होना चाहिए। आप मेरे बातों पे हंस रहे थे ना, तो हम समझ रहे थे कि आप खुश हैं। हम यही चीज देखना चाहते थे। आप जैसे आ ऊ कर रहे थे, आप खूब बहुत खुश थे। हम समझ गए कि मेरा पढ़ाना फलीभूत हुआ, मतलब हम तुमको समझाने में सफल हुए। ये चीज मेरे लिए पुरस्कार था, आपका हंसना ये पुरस्कार होता। अब उसी में कखन कर तो ये चीज फलीभूत नहीं हुआ। बोरियत नहीं होना चाहिए आपको। 1 घंटा का पता भी नहीं चला होगा। 1 घंटा 37 मिनट होते बेटा। 1 घंटा 37 मिनट से तुम याद रखना, इसको मेंशन कर। तालब्य, जिन वर्णों का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। किसका किसका? तालु और जीभ के स्पर्श से हो, उसी को हम लोग स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा क्लास हम ऑनलाइन नहीं ले पाएंगे बाबू, प्राण नहीं बचल है। प्राण यही निकल गया, अल प्राण हो चुका। हाँ, अब बोलबो मत का, तबीयत मेरा भी खराब है। बहुत कुछ तो सवाल कर रहे हैं कि सर नागपुरी कब होगा। होगा, कहे नहीं होगा। हम क्रिया खाए, आपका खत्म होगा, धाय से होगा। थोड़ा सा राहत दीजिए, रिलैक्स दीजिए। डॉक्टर थोड़ा आराम अवस्था में ज्यादा रहने बोला। किन वर्णों का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है उसको बोल। कौन कौन? इ, 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 नहीं ऐसे नहीं। ई, ई, चा, छा, जा, जा, इया। और यार कौन सा याद रखना होगा। और ऐसे भी ये सब कहाँ से निकलता है? तालु से। इसको क्या बोलते हैं? तालब्य स। लेकिन तुम लोग क्या बोलते हैं? तालु सा, तालब सा, तालब बोलता है, तालब। तालब्य स है ये। क्या है? अब इसको भी तुम कर लेना। क्या करना? हाँ, इसको लिख के ई लिख के च वर्ग यस। क्या लिख देगा? यस। क्या लिखेगा? कॉपी तुम्हारा, ट्रिक तुम्हारा, पढ़ना तुमको है, किसी को थोड़े दिखाना है। अब तुम बोले ना हम ये वाला लिखेंगे तो गड़बड़ा कुछ। 4 दिन देखो लगातार ही तुम्हारा दोस्त अच्छा अच्छा मास्टर को तुम परास्त कर देगी। अच्छा मास्टर तुम हाई मार के गिर जाएगा मास्टर, कहाँ से आई थी। क्या अलचंद बोल दो, हमको नाक साफ टाइप कर दिख रहा है। क्या? मूर्धन्य, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा और जीभ के स्पर्श से होता है। किसका किसका? मूर्धा और जीभ से। तो हम लोग क्या कहते हैं? इसमें आता है री। क्या आता है? री 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 बोल के देखो ना। री 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 री। मूर्धा से कौन निकलता था? टावर। कौन निकलता था? टा ठा डा डा अना बोलो। टा ठा डा डा अना। टा ठा डा डा अना री। आ रहा है? करके देखो ना तो। टा डा 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 करो, करके देखो। डा 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 डा। जहां पर जीभ जा रहा वही मूर्धा है। डा 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 करके देखो। अरे डा 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 करो ना तुम। वही मूर्धा है, वही मूर्धा है। डा 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 डा। ये मूर्धा है तुम्हारा। अगर मूर्धा नहीं पहचानते तो बोले हम। और टठ डडा से नहीं पकड़ा रहा है तो। क वर्ग स्पर्श होता है, उसके बाद क्या है आपका? इसमें पूरा त वर्ग आ जाता है। ठीक है, ट वर्ग पूरा क्या आ जाता है? ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अना से कुछ नहीं। पापा जी की मूछ नहीं। तेरे बेटी को सिखाई मारे इतना ना तुम लोग। उतना दिन सिखाई थी कि कखा कखा अंग नहीं का तो बोली थी। हाँ, क ख क से कबूतर, ख से खरगोश, यहाँ से कुछ नहीं है ना। पापा फूफा जी की मूछ नहीं। अब कल से वो बोल रहे पापा जी की मूछ नहीं। डेंजर डेंजर सिखा देती है। कभी सिखाती है सैया हमरा आवा तारे टेम्पू से और हम नहा ले बानी शैम्पू ले। दंत्य, दंत्य मतलब दांत और जीभ के स्पर्श। ता था ता था ता, ये ध है। है अब उतना देखा जाता। हाँ, और का दांत में क्या रहता है? लासा। लासा, लासा मतलब
गोंद, ओष्ठ। जिन वर्णों का उच्चारण दोनों ओठ के स्पर्श से, उ, प, फ, ब, भ। वर्ग वही है, दंडी का कहानी भी आप कुमार चरित्र। कंठ, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, क वर्ग। कंठ तालव्य, सॉरी, जिन वचनों का उच्चारण कंठ और तालु से, तालु में जीभ के स्पर्श से होता है, जैसे ए आए, कंठ वर्ण नहीं, कंठ और तालु है। कंठोष्ठ, जिनका उच्चारण कंठ, जीभ और ओष्ठ तीनों से होता है, ओ औ। संतोष्ट, जिन वर्णों का उच्चारण दांत से, जीभ से, ओठ के स्पर्श से होता है, वह। नाक से, नाक की सहायता से पंचमाक्षर वर्णों, पंचमाक्षर किनको बोलते हैं, जो पांचवा नंबर, अंग, इया, आना, न, म। एग्जाम में पूछ सकता है, इनमें से बताइए पंचमाक्षर कौन है, आप उनको समझ में आया। और वो कहां से निकलेगा, अक्षर के प्रकार। इतना देरी में तो हम विशेष देते ना, एगो बुक। अक्षर के प्रकार, अक्षर के प्रकार होते हैं दो, एक होता है बदाक्षर और एक होता है मुक्ताक्षर। जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, जिनका अंतिम ध्वनि क्या हो, उसको बदाक्षर बोलते हैं। अब जैसे ये लिखा हो तो इसको आप कैसे बोलेंगे, आप ये लगाइएगा तब ना बनेगा ना। लास्ट में क्या बचा, व्यंजन। ये क्या है, क्या बोलते हैं, ये स्वर है जी, काहे कि इसमें अ नहीं घुसा अभी। अ घुसेगा तब ये क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, ये क्या है आपका, व्यंजन है। अ घुसेगा तब ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला स्वर हो जाएगा, लगेगा ना, अ घुसेगा, इसीलिए बोला। आप नाम हलंत लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन। और जहां इसको लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्वर मतलब स्वतंत्र। जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो, इसका अंतिम ध्वनि क्या हो, मतलब जिसमें हलंत न हो। चौथा बात, लगा हुआ है, उ लगा हुआ है, कहीं ए लगा हुआ है, आकार लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब देखिए, व्याकरण वाला लोग का पेट नहीं भरा, तो अब शुभ और अशुभ भी बताए गए यहीं से। तुम इन शब्दों को शुभ कहते हैं, किनको अशुभ कहते हैं। शुभ और अशुभ भी माना जाता है। शुभ अक्षर की संख्या कितनी है, तक तुमको तारक पहुंचा नागपुरी में, क ख ग घ, अच्छा, क ख ग, च छ ज, ट ध ध, न स स, अक्ष। ये क्या है, और अशुभ कितना है, 19 को, का, अंग, अड़, ठ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, ब, फ, ब। ये सब क्या है, अशुभ अक्षरों में 5 अक्षर को विशेष कुप्रभाव के कारण तथाक्षर भी कहा गया। क्या कहा गया है, तथाक्षर। मतलब ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते का कहना। इसमें पहले है झ, ह, र, ह, प, प, प है। यज्ञ जब होता है ना, यज्ञ हवन होता है, बनता है, क्या लिखाता है, कि डंडा से सबसे पहले उसको काटा जाता है। हाँ, शुरू, राक्षस। वर्ण विच्छेद अभी खत्म नहीं हुआ मेरा दोस्त। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद किसी भी शब्द के वर्णों को अलग थलग दर्शाना वर्ण विच्छेद कहलाता। किसी भी शब्द अलग थलग अगर आ दिए, ओकरे उल्टा है वर्ण विच्छेद। जैसे क को तोड़ेगा तो कैसे तोड़ेगा, आधा क, अ, तब कुआ क, मिलाओगे तब क्या बनेगा, क। क को तोड़ा म, ल को तोड़ा ल, तो कमल।
विद्यालय को तोड़ेगा तो व तोड़ा, ई तोड़ा, द तोड़ा, तब विद्यालय। नीलकंठ को तोड़ेगा वैसे ही टूटेगा, तोड़ने के लिए बोला है। संधि स्वास्थ्य को तोड़ा है, देख लो। कमल नयन को तोड़ा है, बैठ के तोड़त रहना अपना, बता दिए। हलंत लगा मतलब टूटेगा, नहीं लगा तो नहीं टूटेगा। व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ मतलब क्या होता है? जब दो व्यंजन वर्ण संयुक्त होकर शब्द का निर्माण करते हैं तो वे व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। जैसे बच्चा, क्या बोला सुनो इधर, जब दो व्यंजन वर्ण संयुक्त होकर शब्द का निर्माण करते, बच्चा, च और च मिला कि नहीं? कच्चा, चच्चा, अच्छा, चच्चा, सच्चा। अब तो यही भर नहीं है, और भी है। आधार पूरा लगता है, आधा और पांडा रहेगा, रहेगा। उच्चा, स्वराघात नागपुरी में है। स्वराघात या बालाघात किसको कहते हैं? उच्चारण की स्पष्टता के लिए शब्द के किसी अक्षर पर जब विशेष बल लगता है तो इस क्रिया को स्वराघात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैसे? क्या बोला? उच्चारण की स्पष्टता के लिए अक्षर पर बल लगता है तब उसको स्वराघात कहते हैं। कैसे? इंद्र, बोलो। इंद्र किस पर बल लग रहा है? ई पर। किस पर? इंद्र। बोल के देखो ना, अंद्र को तुम कम ले रहा है, अंद्र कम लग रहा है, ई लंबा जा रहा। बोलो। विष्णु, विष्णु, विष्णु। यह है स्वराघात, और इसमें ई पर लगा है और किस पर लगा है? ब्रह्मा, ब्र ब्र, मतलब जहां शब्द में आधा टुकड़ा मैझला भेटाया, आगे वाला क्या है? स्वराघात। और एक बात बताते हैं, भगवान का नाम जो होता है ना, कई अक्षर, एक और खंड टूट, लक्ष्मी, ब्रह्मा, बहुत कोई का बाल बच्चा रखता है। टॉमी, रैम्बो, टेम्बो। नाम ऐसा रखो कि एकदम हिल जाए एरिया। नाम ऐसा रखो ना कि हिलल रहे एरिया। नाम वैसा नहीं मिलना चाहिए, स्कूल में मैच नहीं हो ऐसा नाम खोजो। ऐसा नाम खोज के लाए कि स्कूल में मैच ना करे। एक नाम होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए प्रियंका कुमारी, प्रियंका सिंह की प्रियंका उराव। कौन प्रियंका? समझ में आया? नाम ऐसा रखे पूरा एरिया हिलल जुलल रहे। अरे को तो है ही है। अनुतान, ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? नहीं है। शब्दों को बोलते समय ध्वनि में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, समझ रहे हैं? समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुतान। अच्छा अच्छा, यही है मेरा अनुतान। ये हो गया हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त। क्या हुआ? समाप्त हुआ। वर्ण का जो व्याख्या था हम आपको टेक्निकली सारा कुछ हम बता दिए हैं। आप इसको समझिएगा, वीडियो को 4 से 5 बार देखिए, क्लैरिटी आ जाएगा। आप झारखंड का कोई एग्जाम लिखेंगे, ये वीडियो आपको देख, कोई भी एग्जाम, चाहे जेएसएससी का हो, जेपी, चाहे कि सुबह का एक एग्जाम तुम्हारा हिंदी का पेपर है जिसमें तुमको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, और बिना वर्ण का तो बेटा तुम जा नहीं सकते। और हिंदी लेने का तुम्हारा क्षमता तो है नहीं, हिंदी नहीं इंग्लिश लेने का तुम्हारा क्षमता। और दूसरा बात, आप इसकी भयावहता को देखकर, भयानक रूप को देखकर कृपया हिंदी लेने से बचे एग्जाम में। नागपुरी में हम इतना देरी में 6 गो चैप्टर पढ़ाएंगे, इतना देरी में ही सहीजन करो। इसलिए इसकी भयावहता से बच के रहिए। हिंदी इतना आसान नहीं है, इसके लिए बस यही कहना चाहेंगे, आग का दरिया है और ढूक के जाना है। नागपुरी में पुल बना हुआ है, तो पुल आपका हम है, इसमें आप बाहुबली टाइप में आप इधर से चढ़ के इधर हम उतार देंगे कंधा से ही, हमको झुकना भी नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो अनुतान के साथ।